18 फरवरी 2024 लाहौर में अमीर बिलाश टीपू उसका कत्ल होता है। 3 नस्लें जो हैं इनकी अब तक इसको भुगत चुकी हैं और ये आगे भी चल रही है। गोगी भट्ट, मैंने भी पॉडकास्ट किया, वो कहते हैं कि जीआईटी में पुलिस की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उनकी तरफ से कोई ऐसा एविडेंस नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि मुझे एतमाद नहीं है जीआईटी पे। पुलिस के पास बड़ा सॉलिड एविडेंस होगा। गोगी भट्ट और तीफी भट्ट 109 में है, 109 का मुल्जिम, उस पर आसानी से अदालत में जब केस जाता है तो साबित हो जाता है, इतने एविडेंस होते हैं। 109 जो है बहुत मुश्किल सेक्शन है जिसको प्रूफ किया जाना होता है और मोस्टली हमने देखा है इसमें रिलीफ भी मिलता है। बट पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए अब जो अमीर बिलाश का केस है, आपको लगता है कि पुलिस अपनी जो तफ्तीश की है, जो सबूत हैं, उसकी बेस पर सजा दिलवा सकेगी गोगी भट्ट, तीफी भट्ट अगर ये मुल्जिम हैं इस पे? यस, अमीर बिलाश केस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है या अभी इसमें टाइम लगेगा? 95% हमने इसकी तफ्तीश मुकम्मल कर ली। अच्छा, सीसीडी के जो पुलिस मुकाबले होते हैं उस पर एक एफआईआर आती है कि साथियों की फायरिंग से मुल्जिम मारा गया। आज तक इन्वेस्टिगेशन में वो जो साथी जिनकी फायरिंग से मुल्जिम मारा गया वो सामने आए, पता चले हैं साथी कौन थे? ये तो इनकी इन्वेस्टिगेशन में कई इंकशाफात ऐसे होते हैं विच वी कांट डिस्क्लोज टू द पब्लिक, ठीक है, कि ये इस लेवल का था बंदा। इसके साथ साथ जो नेफे में पिस्टल चलता है, आवाम इससे भी बहुत सेटिस्फाइड है। ये बड़ा ज़रूरी था। जो वायरल हुई है वीडियोस में आपको नज़र आ रहा है कि वो इस हद तक चले गए कि इससे ज़्यादा डिजर्व करते हैं। अब एक सस्पेक्ट जो है वो पकड़ा गया, उसे तफ्तीश किस तरह से होती है? इंटेरोगेशन जो एक हम सुनते थे कि छितर पड़ते हैं, उल्टा लटका देते हैं, मंजी लगा देते हैं और फिर वो कन्फेस कर लेता है, इस तरह के मामला अब होते हैं। जो लितर पोले वाला दौर था ना, वो था जब पूरे मोहल्ले में कोई एक आध फोन लगा होता होगा। दुनिया भर में एक ट्रेंड है, डार्क वेब पे हिटमैन हायर किया जाता है, उसे सुपारी दी जाती है, मतलब कि एक शूटर है उसे सुपारी दे दी गई। क्या पाकिस्तान में लाहौर में इस तरह के इंसिडेंट होते हैं? उन्होंने ये नहीं देखा कि पबजी एक गेम है, उस पर चैटिंग कर रहे हैं, चैटिंग में टारगेट दे दिया कि आई विल सेंड यू दिस मच अमाउंट कैसे आ रहा है? बाइनांस से, यूएसडीटी से किसी को कह रहे हैं कि यार उसको उधर पेमेंट कर देना। सोशल क्राइम, प्रोस्टिट्यूशन हो जाए, जुए के अड्डे हो जाए या मंशियात, पुलिस की या थाने की किसी न किसी नहीं चल सकते। यस, सच है, यू आर वेरी राइट। 18 फरवरी 2024 को अमीर बिलाश टीपू का लाहौर में एक शादी की तकरीब में कत्ल होता है। उसके बाद तीफी भट्ट और गोगी भट्ट मंजर आम से गायब हो जाते हैं। गोगी भट्ट कुछ अर्से बाद पेश होते हैं, जीआईटी उन्हें गुनाहगार करार दे देती है, लेकिन तीफी भट्ट नामालूम मुकाम पर थे। हमने 3 अक्टूबर 2025 को एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद साहब से इस केस के हवाले से गुफ्तगू की, वो आज आपको हम सुनाएंगे, लेकिन ये गुफ्तगू तीफी भट्ट की गिरफ्तारी से पहले की थी। तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के अगेंस्ट क्या क्या पुलिस के पास शवाहिद हैं, इस केस का आगे जाकर क्या कुछ होगा, ये सब कुछ जानने के लिए इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें। 18 फरवरी 2024 लाहौर में अमीर बिलाश टीपू उसका कत्ल होता है। आज 1.5 साल हो गया है। आज के दिन तक इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीज़ें सामने आई और कौन कौन पकड़ा गया अब तक? अली, आपको बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू जो हमारी पाकिस्तान की आवाम है, पंजाब की, लाहौर की आवाम है, ऑडियंस है, उनको बता सकूं कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस किस तरह से काम करती है और जैसे आपने बात की कि हाई प्रोफाइल केसेस हैं उस पर किस तरह से डील किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन विंग एज अ होल किस तरह से चलता है। एक और मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आपके इन पॉडकास्ट के थ्रू जो एक गैप है बिटवीन पब्लिक एंड पुलिस ऑफिसर्स या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, दैट इज़ बीइंग ब्रिज्ड, ठीक है ना। तो हम हर ऐसे एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं जिससे हमारा पब्लिक से रब्ता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और हम अपनी बात उनको पहुंचाने में कामयाब हो सकें। अब आपने जो क्वेश्चन यहाँ पर हाईलाइट किया रिगार्डिंग द हाई प्रोफाइल केस ऑफ अमीर बिलाश टीपू मर्डर, तो वो आपने जैसे बताया कि वो फरवरी में हुआ था, यकीनन वो फरवरी में हुआ था और इसका पूरा एक बैकग्राउंड है क्योंकि इस किस्म के जो लोग हैं जो अंडरवर्ल्ड में काम करते हैं उनकी दुश्मनियाँ भी होती हैं, यकीनन उनके राइवल ग्रुप्स भी होते हैं, तो ये काफ़ी पुरानी इनकी दुश्मनी चली आ रही थी। अगर आम आवाम, क्योंकि मैंने ना उन लोगों से भी जब बात की, उनके साथ भी पॉडकास्ट किया, एक सवाल मैंने उनसे भी पूछा, जो रिटायर्ड पुलिस वाले हैं उनसे भी पूछा, आज तक मुझे क्लियर जवाब नहीं मिल सका। आपने इस पूरे केस को देखा होगा, इस पर काम किया, अब तक कोई चीज़ इस तरह की समझ आई है कि ट्रक्का वाला ग्रुप हो, गोगी भट्ट हो, तीफी भट्ट हो, ये जो ग्रुप हैं जिनकी दुश्मनी है, ये ख़ानदानी दुश्मनी है, ये गैंगस्टर्स हैं, ये डॉन है, या ये चौधराहट की जंग है क्या? मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा बताता हूँ कि ये किस तरह से गैंग्स बनते हैं, किस तरह ऑपरेट करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी एफआईआर इनके ऊपर होती है, ठीक है, वो थ्रेट की हो जाएगी, वो गली में लड़ाई झगड़े की हो जाएगी, 354 की हो जाएगी। जब ये अरेस्ट होते हैं, ये जाते हैं जुडिशल होते हैं, कोर्ट में ट्रायल चलता है, इनको सज़ा हो जाती है और सज़ा के बाद ये अपनी सज़ा गुजार के
बेल आउट हो जाते हैं या बाहर आ जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि फिर इनके ऐसे नोटोरियस लोगों के साथ राब्ते शुरू हो जाते हैं जो उसी किस्म का क्राइम करते हैं। तो दुश्मनियाँ जो हैं, दुश्मनी तो बाद में आके होती है, पहले ये खुद अपने आप को डेवलप करते हैं, एक अपना पब्लिक में बनाते हैं कि जी ये गुंडा बदमाश है और ये बदमाशी करता है, ये जो कहेगा वो करना है। क्योंकि लोग कानून के पास तब आते हैं जब उनको पता चलता है कि इतना इर्रिपेरेबल लॉस हो गया है कि वी शुड गो टू द पुलिस स्टेशन एंड रजिस्टर आर FIR, अदरवाइज़ वो मोहल्ले में ही करवाते हैं। आपने कहा कि बनते कैसे हैं ये, बेसिकली यही है। तो ये जब इन पे फिर दूसरी FIR होती है, तीसरी FIR होती है, रिकॉर्ड इनका बनता जाता है, तो ये इस तरह से शुरू हो जाते हैं। अब जो इनके भी अपने इंटरेस्ट हैं, इनके इंटरेस्ट जो दूसरा ग्रुप हिट करता है, वहाँ पर इनकी राइवलरी शुरू हो जाती है। और मैं आपको ये बताता चलूँ, ये तो एक दुश्मनी आपने गिनवाई है, हमारे जहाँ जहाँ पर पुलिस स्टेशन मौजूद हैं वहाँ पर दुश्मनियाँ हैं, हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। कुछ 10 साल से चल रही हैं, कुछ 15 साल से चल रही हैं, कुछ 20 साल से चल रही हैं। हमने कई में सुलह भी करवाई, पुलिस ने सुलह का रोल भी अदा किया, बट ये कि वो करवा के हमारी कोशिश होती है कि हम इस चीज़ को मज़ीद आगे ना बढ़ने दें, इस दुश्मनी को। कुछ दुश्मनियाँ ऐसी होती हैं जो डिस्पाइट एफर्ट्स ऑफ मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स या जो सोसाइटी की एलीट क्लास है वो भी उसमें इन्वॉल्व होती है, बट वो नहीं हो सकती। ये स्पेसिफिकली उसी किस्म की दुश्मनी है जिसमें 3 नस्लें जो हैं इनकी अब तक इसको भुगत चुकी हैं और ये आगे भी चल रही है। जब हम छोटे थे, हम पढ़ते थे अरब्स जो हैं उनकी भी इसी तरह से दुश्मनियाँ चलती थीं और वो नस्ल दर नस्ल। लेकिन दुश्मनी जो है अल्टीमेटली उसका लॉस ही होना है, क्योंकि आप कानून को ब्रेक करते हैं और फिर आप जाते हैं अपने राइवल को हिट करते हैं, एक और FIR हो जाती है। देखें, पुलिस का तो काम ये है कि सबसे पहला हमने डेटेंस क्रिएट करनी है, हमने FIR करनी है, हमने उन मुलजिमान को अरेस्ट करना है, उनको बिहाइंड द बार भेजना है। और ऐसे लोगों में क्योंकि पुलिस इस लेवल पर इनकी दुश्मनी चली जाती है कि पुलिस अपने आप को एज अ स्टेक होल्डर इस तरह से नहीं रखती कि सुलह करवाए या ना करवाए। पुलिस का काम है FIR दे, अक्यूज को अरेस्ट करे, बिहाइंड द बार्स भेजे। दोनों ग्रुप्स में मल्टीपल FIR हैं। इस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन जब हुई, अब तक कौन कौन पकड़ा गया इस केस में? देखें, इस केस में मेनली जो नॉमिनेटेड थे 4 अक्यूज थे, और FIR में जो है हमने फिर जब आगे हम इसको लेके चले, जो और नाम हमारे सामने आए, टोटल 6 अक्यूज़ड हैं। इसमें 4 जो हैं वो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके, बिहाइंड द बार्स भी हैं। 2 इनमें से एक PO हो गए थे, जिनमें से एक जो है वो अब सामने आए और उनको हमने इंटेरोगेट किया और हमने देखा कि क्या है क्या नहीं है। जो उनकी उन्होंने अपनी फेवर में एविडेंस दिया, दूसरी पार्टी में अपनी फेवर में एविडेंस दिया। हमने उसको डिसाइड करके उसका भी जो चालान है वो हम जल्द कोर्ट में जमा करवा देंगे और इसका फिर आगे ट्रायल चलेगा। अब तक जो मीडिया के सामने बातें आई हैं, गोगी भट्ट, मैंने भी पॉडकास्ट किया, वो कहते हैं कि GIT में पुलिस की तरफ से, जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उनकी तरफ से कोई ऐसा एविडेंस नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि मुझे एतमाद नहीं है GIT पे। कहते हैं कि GIT ने मुझे गुनाहगार कर दिया कि मेरा राब्ता था उनके जो कज़न है तीफ़ी भट्ट उससे। वो कहते हैं कि ये साबित नहीं हो सकता क्योंकि राब्ता है ही नहीं, मेरा 4 साल से राब्ते नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज़ ऐसी आई? देखें, हमने तो एविडेंस अपना सामने लेकर आए जो हमें दोनों पार्टीज़ ने पेश किया। हमने मेरिट पे तफ्तीश करनी और हमने चालान जमा करवाना है। वो गुनहगार हुए हैं, अगर उनको इस पे एतराज़ है वो अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, तफ्तीश तब्दील करवा सकते हैं। ठीक है ना, बड़ा ओपन। यानी पंजाब में तो आप इतना हम फैसिलिटेट करते हैं अपने कंप्लेनेंट को भी, अक्यूज को भी, कि किसी बात पे उसको एतराज़ है कि वो मुतमईन नहीं है तो ही कैन गो टू द हायर फोरम एंड सबमिट हिज एप्लीकेशन फॉर द चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है ना, वो अगर ना मुतमईन हो, लाहौर पुलिस में मुतमईन ना हो, या इवन हम कह देते हैं कि दूसरे किसी रेंज की पुलिस पे मुतमईन ना हो, जहाँ वो चाहते हैं वहाँ के ऑफिसर्स का बता सकते हैं। IG साहब पंजाब जो हैं उनके अंडर एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन है जो कि तमाम पंजाब की इन्वेस्टिगेशंस को सुपरवाइज़ करते हैं। वो वहाँ पर भी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जी मैं लाहौर से बाहर करवाना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे फ़लाँ चीज़ पे एतबार नहीं है, तो मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो वो ओपन है उनके लिए बिल्कुल फोरम्स के, वो वहाँ जा सकते हैं। इस केस के अंदर नामजद मुलजिम तीफ़ी भट्ट जो 109 का मुलजिम है वो मफरूर है इश्तिहारियों के। तो उसके लिए कोई रेड वारंट या इस तरह की कार्रवाई की गई अब तक? जी बिल्कुल की गई है। ये तो हम फौरी तौर पे स्टार्ट कर देते हैं। हमने उसका जो नाम है वो पीनेल जो होती है हमारी, कि जैसे वो फ्लाई करें FIA उसमें हमें सपोर्ट करती है, और वो इस किस्म के मुलजिमान जो कि हमें वांटेड होते हैं, अगर वो आइदर दे आर फ्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान टू अब्रॉड और फ्रॉम अब्रॉड टू पाकिस्तान, तो फौरी वहीं पर अरेस्ट होते हैं और हमें हैंड ओवर होते हैं। और जो इंटरपोल की कार्रवाई है वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, वो भी हमने स्टार्ट किया हुआ है। वो लियोन फ्रांस से जाके रेड वारंट इशू होता है, और जिस भी कंट्री में हम इंडिकेट करते हैं कि वो रिज़ाइड कर रहा है, वहाँ की पुलिस हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में आ जाती है, वो अरेस्ट करके हमें हैंड ओवर कर देती है। जो तीफ़ी भट्ट हैं उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है कि वो किस कंट्री में मफरूर है? इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास बहुत सारी होती है, हर वक्त होती है, ठीक है, और हम उस पर वर्किंग भी करते रहते हैं, बट वो ऐसी होती है कि वी कांट ओपनली डिस्क्लोज इट। ठीक है। 109 का मुलजिम
उस पर आसानी से अदालत में जब केस जाता है तो साबित हो जाता है, इतने एविडेंस होते हैं। 109 सबसे मुश्किल सेक्शन है तभी मैं कह रहा हूँ, जो मैं क्योंकि आप गोगी हाँ बट और बहुत तीफी बट यस 109 में है। 109 जो है बहुत मुश्किल सेक्शन है जिसको प्रूफ किया जाना होता है और मोस्टली हमने देखा है इसमें रिलीफ भी मिलता है, बट जहाँ पर एविडेंस अवेलेबल हो ये उतना ही मुश्किल हो जाता है उस अक्यूज्ड के लिए जिसके ऊपर ये 109 फिक्स हो रही होती है, क्योंकि 109 को फिक्स करने के सर्टन इंग्रेडिएंट्स हैं वो पूरे करने होते हैं तफ्तीश में भी, और जो ये क्लेम करता है कि 109 में इन्वॉल्व है उसको भी प्रूफ करने होते हैं। उसके मल्टीपल तरीके हैं जो कि अगर वो हो जाएं प्रूफ तो 109 में वो जो मुलजिम है वो गिल्टी होता है। ऐसे केसेस में मिसाल के तौर पे अमीर बिलाश के केस, मुद्दई को क्या चीज़ें साबित करनी पड़ेंगी इस केस में? मुद्दई को क्या चीज़ें साबित करनी होती हैं? सबसे पहले तो उसको ये साबित करना होता है कि जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे कौन कौन मौजूद था। उसे अपनी एप्लीकेशन देनी होती है कि ये लोग वहाँ पर मौजूद थे, उनकी प्रेजेंस वहाँ साबित करनी होती है। फिर जो मूवमेंट है मुलजिमान की, क्या वो इसी को एम करने आए थे, किसी और पे तो फायर नहीं करने आए थे। हो सकता है अमीर बलाच टिप्पू उसका टारगेट ना हो, उसने फायर किया और लग गया हो अमीर बलाच को, किसी और को एम करना उसने तो गलती से हो गया, तो गलती से नहीं हुआ ये भी उसको साबित करना होता है। फिर वो जिन पर एफआईआर करवाता है वो ये भी बताता है कि कोई ऐसी प्रीवियस राइवलरी उनके दरमियान चल रही, या हैपहैज़र्डली किसी का भी नाम दे दे, ठीक है ना, जैद बकर कि जी ये थे, तो उनका नाम दे दे तो क्यों, ये साबित करना होता है। फिर वो हाउ आर दे कनेक्टेड, जो मेन प्रिंसिपल उनका कल्परेट है जिसने हिट किया है, हाउ इज़ ही कनेक्टेड टू दोज नॉमिनेटेड अंडर सेक्शन 109। माजी के अंदर भी इन पर केसेस हुए। टीपू ट्रक्का वाला, उस पर पहले हमला हुआ ईवान अदल में, उसके बाद जब उनका मर्डर होता है वो केसेस में वो लोग बरी हो गए। तो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए अब जो अमीर बिलाश का केस है, आपको लगता है कि पुलिस अपनी जो तफ्तीश की है, जो सबूत हैं, उसकी बेस पर सज़ा दिलवा सकेगी गोगी बट, तीफी बट, अगर ये मुलजिम हैं इसमें? इसमें देखिए मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर करता जाऊँ, पुलिस का काम है मेरिट पर इन्वेस्टिगेशन करना, और जो बंदा इनोसेंट है तो उसकी फेवर में एविडेंस मिसल पे लेके आना, जो बंदा गिल्टी है उसके अगेंस्ट एविडेंस मिसल पे लेके आना एंड प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। कोर्ट ने फाइनल जजमेंट करनी है, आया उसने बरी करना है, आया उसने उसको कन्विक्ट करना है, और क्या पर्चा डिस्चार्ज करना है, ये कोर्ट की प्रीरेगेटिव है। हमारे पास जब एफआईआर एक रजिस्टर हो जाती है तो वो डायरेक्टली पुलिस उसमें अपना ओपिनियन ज़रूर दे सकती है, बट अल्टीमेटली डिसाइड पुलिस नहीं करती। कई केसेस ऐसे होते हैं कि हम बंदे भी अरेस्ट करते हैं, वी प्रोड्यूस देम बिफोर द कोर्ट, और वो वहीं से डिस्चार्ज हो जाते हैं, पर्चा खारिज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के जो ये केसेस हैं, ये तो बहुत हाई प्रोफाइल केस है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यकीनन हम अपना एविडेंस वहाँ पर रखेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो मुल्ज़िमान को हमने गिल्टी डिक्लेयर किया उनको सज़ा हो, और जो इनोसेंट हुए हैं वो उनको एक्विटल हो उनका। इस केस में आगे जाके जावेद भट्ट, जो तीफी भट्ट के बहनोई हैं, उनका भी कत्ल हो जाता है। जी हाँ। उसकी एफआईआर जो है वो अमीर फतेह पे, अमीर बलाच के जो सबसे छोटा भाई है उस पर है। उसका क्या स्टेटस है? उसमें एविडेंस जो है यस, वो क्लियर है आपके देखें पास? उसमें भी हमारे पास एविडेंस है, हम उस पर भी इन्वेस्टिगेशन अपनी कर रहे हैं। जो एविडेंस हमें जावेद भट्ट की तरफ से जो भी कंप्लेनेंट है वो देंगे, हम उसको देखेंगे, वेरीफाई करेंगे कि क्या आया टेंजिबल है, इतना वेट है इसमें कि हम इसको मिसल का हिस्सा बना के और जो इनके मुल्ज़िमान हैं उनको चालान करें, या ये इतना नहीं है, ठीक है। अगर तो वो इतना एविडेंस दे सके जिसमें प्रूव हो रहा हुआ कि जो ये अमीर मसहब है ही इज़ इन्वॉल्व इन दैट केस, तो यकीनन हम जो है उसको चालान करेंगे, अमीर फतेह जो भी कोई है जो उसमें इन्वॉल्व है, तो ये हम इन्वेस्टिगेशन पूरी कंप्लीट करेंगे। उन्होंने भी, मैं आपको बताता चलूँ, इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन किया हुआ है। अमीर बिलाश केस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है या अभी इसमें टाइम लगेगा? इंसाफ कब तक हम देख यस, सकते हैं? कंप्लीट तो देखें तब होगी इन्वेस्टिगेशन, केस मुकम्मल चालान तब हो जाता है जब तमाम मुल्ज़िमान को हम ला के जिनके अगेंस्ट एलिगेशन है उनको हम कंक्लूड कर देते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन, और मुकम्मल चालान हम अदालत में सबमिट कराते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन तब तक नामुकम्मल रहती है जब तक हम लास्ट जो उसमें अक्यूज इन्वॉल्व है, इधर ही इज़ फ्यूजिटिव, एब्सकॉन्डर और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, वो अरेस्ट होगा तो तफ्तीश मुकम्मल होगी, ठीक है ना। तब तक मैं आपको ये नहीं कह सकता कि जी मुकम्मल इंसाफ हुआ। मुकम्मल इंसाफ तब होना है जब तमाम इन्वॉल्व्ड अक्यूज्ड आर बिहाइंड द बार्स। अगर पब्लिक जानना चाहे कि अब तक इस केस में क्या क्या अहम शवाहिद पुलिस के सामने आए हैं, शॉर्टली मैं आपको ये बताऊंगा कि 95% हमने इसकी तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। और जो मीडिया में अब तक रिपोर्ट हुआ जैसे कि गुनाहगार करार दे दिया गया गोगी भट्ट को, आपके पास प्रॉपर इसके एविडेंस थे? हमने अपनी रिपोर्ट दे दी है, यस, हमने अपनी रिपोर्ट जो है वो हमने कोर्ट में सबमिट कर दी है। अगले केस की बात करें, शाहिद सदीक का कत्ल अगस्त 2024 में होता है। मौके पर बेटा जो है उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि बेटा इन्वॉल्व है, उसने पहले 3 बार अटैम्प्ट की मर्डर करने की, 2 बार जहर दिया और 1 बार फायरिंग करवाई लेकिन मिस हो गया। उसके बाद वो जेल जाता है, फिर आगे जाके ज़मानत हो जाती है।
अब शाहिद सदीक का बेटा जो ज़मानत पे बाहर आ गया हुआ है, डिफरेंट टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू दिए, वो कहता है कि पुलिस ने मुझे फ्रेम किया था। अगेन सबसे पहला तो जो उनके पास ऑप्शन है, अगर वो ये समझते हैं कि उनकी तफ्तीश ठीक नहीं है, ही कैन गो फॉर चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, हो सकता है उनकी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ फर्स्ट ईयर ने ही की हो और करके रिपोर्ट सबमिट करवा दी हो। अगर उन्हें लगता है कि उनके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी हुई है तो ही कैन गो टू द हायर फोरम। बट इसमें एक थोड़ी सी हर्डल जो फेस करनी पड़ती है हमारे एप्लीकेंट को, ये है कि अगर उसके अगेंस्ट चालान सबमिट हो गया है और उस चालान पे चार्ज फ्रेम हो गया है, तो वी अवॉइड चेंजिंग सच इन्वेस्टिगेशंस, क्योंकि इस पर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की बड़ी क्लियर डायरेक्शंस हैं कि जब चार्ज फ्रेम हो गया तो आप नहीं करेंगे। दूसरी तरफ की भी डायरेक्शंस हैं, बट ज़्यादातर इस फेवर में कि आप चार्ज फ्रेम होने के बाद नहीं कर सकते। अगर उनके पास अपने फेवर में कोई भी एविडेंस है, ही कैन पुट दैट एविडेंस अप बिफोर द कोर्ट विच इज़ प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम। ठीक है ना, ट्रायल प्रोसीडिंग्स में वो अपना एविडेंस दे सकते हैं, उनके लॉयर होते हैं, वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये इसमें कि अगर पुलिस ने इनके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम किया है, पुलिस के पास बड़ा सॉलिड एविडेंस होगा। ठीक है, मुझे जितना याद पड़ता है, आई वॉज नॉट पोस्टेड एज SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर देन, आई वॉज सर्विंग एज अ DPO इन सम अदर डिस्ट्रिक्ट, बट ब्लाइंड मर्डर था। ठीक है, मुद्दई शाहिद साहब के नियर रिलेटिव बने, आई एम नॉट श्योर कि यही बेटे थे या कोई और था, और ये पोर्ट्रे किया जा रहा था कि ही इज़ अ वेरी हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल फिगर एंड आई थिंक दैट ही इज़ ओनर ऑफ सम हॉस्पिटल एज वेल। ठीक है ना, तो इसलिए उनको टारगेट किया है। बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऐसा कोई चीज़ सामने नहीं आया कि ही वॉज टारगेटेड, ठीक है, या पॉलिटिकल कोई मर्डर हुआ है ये। ठीक है, क्योंकि हाई प्रोफाइल हो जाता है, हाई प्रोफाइल तो ऑलरेडी था बट ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि पब्लिक में जो आप कहना चाहिए कि जो थ्रेट है, थ्रेट परसेप्शन वो बढ़ जाती है कि यार ये हो गया तो पता नहीं वी आर सिक्योर या नहीं। ठीक है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और बड़े ही इंपॉर्टेंट क्लूज़ हमें मिले, जैसे आपने खुद बात की कि एक दफ़ा ज़हर देने की कोशिश की, एक दफ़ा ये किया। ही हैड सम पर्सनल इश्यूज़ विद हिज फादर जो कि वो फुलफ़िल नहीं कर रहे थे। ठीक है, जब वो फुलफ़िल नहीं कर रहे थे तो ही मर्डर्ड हिम, हिज फादर। तो इसके बाद से उनको अरेस्ट किया गया, उनका रिमांड लिया गया, ही वॉज सेंट टू जुडिशल कस्टडी। अच्छा, एक मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, देखें जो पिलर्स ऑफ है ना जुडिशल सिस्टम हमारे, उसमें पुलिस एक इदारा है, प्रोसिक्यूशन है, उसमें कोर्ट्स हैं, हमारे मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसमें PFSA है। तो सारी चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तब एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट वो हमें पॉइंटेशन कर रही होती हैं कि ही इज़ इन्वॉल्व्ड, ये मेजर बंदा है जिसने प्रिंसिपल अक्यूज है, जिसने ये ऑफेंस कमिट किया है, तो देन वी चलान हिम। अच्छा, लाहौर की बेटी एक्ट्रेस थी हुमैरा असगर, कराची में डेथ हो जाती है, साल बाद उनकी बॉडी मिलती है, पुलिस के मुताबिक 9 जुलाई को बॉडी रिकवर हो गई। आज तक ये पता नहीं चल सका कि डेथ कैसे हुई थी, मर्डर था, खुदकुशी थी, क्योंकि उनकी बॉडी की हालत ऐसी थी कि कोई ट्रेस नहीं मिल सका। ऐसे केसेस जिसमें पता ही नहीं चल रहा, ये कैसे ट्रेस हो सकते हैं? हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या वजह हो सकती है मौत की। कोई इस तरह के केसेस आपके पास आए हैं? बिल्कुल, हमारे पास इस तरह के केसेस आते हैं और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पब्लिक के अवेयरनेस के लिए बताता चलूँगा कि जो एक FIR है उसकी एज होती है 60 ईयर्स। आज भी हमारे पास अगर कोई एप्लीकेंट आता है और ये कहता है कि जी आज से 10 साल पहले मेरे फ़लाँ फ़लाँ रिश्तेदार का मर्डर किया गया, आई वॉन्ट टू गेट दैट केस रजिस्टर्ड, तो वी आर लीगली बाउंड के हमने उसको रजिस्टर करना है। ठीक है ना, वो 10 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, यानी मेरे जो मेंटोर्स रहे हैं उन्होंने मुझे ये गाइड किया था कि 60 ईयर्स तक भी आपके पास कोई ऑफेंस आएगा तो यू आर बाउंड टू रजिस्टर दैट। ठीक है, वो ट्रायल की बात है कि पहले 24 घंटे में FIR नहीं हुई, 72 घंटे में हुई, महीने बाद हुई। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है। अब इस केस पर हम आ जाते हैं। जो एक्ट्रेस जिनकी आप बात कर रहे हैं, हुमैरा, शी वेंट फ्रॉम लाहौर टू कराची। ठीक है, वहाँ पर 1 साल बाद पता चलता है कि उनकी डेड बॉडी मिली है। इस तरह के केसेस भी आते हैं और ये बड़े ही चैलेंजिंग केसेस होते हैं। हमारे पास जो गोल्डन आवर है ना, गोल्डन आवर दैट इज़ द फर्स्ट आवर आफ्टर द इंसिडेंट अकर्स। बट इस केस में देखें 1 आवर को आप कंपेयर करें 365 × 24 कैलकुलेट करें तो वो कितने घंटे गुजर गए जिसके बाद हमें डेड बॉडी रिकवर हुई। बॉडी प्यूट्रीफाई हो जाती है। ठीक है, वो अपने ऊपर जो एविडेंस है वो सारा लूज़ कर जाती है, और ये केस प्रॉपर्टी होती है ये बॉडी हमारी, जितने भी क्राइम्स होते हैं उसमें। दूसरी चीज़ ये, चलें 1 आवर में आपको नहीं मिला, देन 24 आवर्स सेकंड वो है टाइमलाइन, थर्ड टाइमलाइन है 72 आवर्स। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो भी हम कलेक्ट करते रहें वो एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि हमें ये ट्रेस करने में मदद दे कि ये मर्डर या ये इंसिडेंट कैसे हुआ है। ठीक है ना, अब ये स्पेसिफिक केस क्योंकि मैंने भी मीडिया पे देखा है, मैंने वो ना क्राइम सीन विज़िट किया, ना मैं उन खातून को डेड बॉडी देख सका,
तो मेरे ख्याल से कि वहाँ पर हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि वहाँ पर कॉल्स किस किस की आई, मैडम की लास्ट मीटिंग किसके साथ थी, उनको किसने ड्रॉप किया वहाँ पे, हम इसको बैक ट्रैक करके अगर चलें तो यकीनन हम इस केस को भी ट्रेस कर सकते हैं। और इसमें मैं कमेंट करूँगा उसमें ये है कि पंजाब पुलिस इज़ नोन फॉर इट्स इन्वेस्टिगेशन स्किल्स। इट इज़ द बेस्ट पुलिस विच कंडक्ट्स इन्वेस्टिगेशंस ऑल ओवर साउथ एशिया, मेरा तो यहाँ तक क्लेम है, और ये सबसे बड़ी फोर्स है। तो वी हैव वेरी मेच्योर माइंड्स। हमारे जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेते हैं हम इसमें, पीएफएसए के बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनको हम ऑन बोर्ड लेते हैं इस किस्म के केसेस में। वी हैव एक्सपर्ट्स फ्रॉम प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, लॉयर्स, और जब इस किस्म के केस होते हैं तो हम सब इकट्ठे होकर बैठते हैं, हेड सर से सर मिला के, जिसको कहते हैं ना कि हमने इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, क्योंकि ये केस वो हैं जो कि पब्लिक में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं इफ़ दे आर ट्रेस्ड, और इफ़ नॉट तो जितने मुँह उतनी बातें। अच्छा, आजकल ना पुलिस को लेकर जब बात करते हैं, कोई केस हाईलाइट हो गया, किसी की वीडियो बन गई, वायरल हो गया, तो उस पे जल्दी इंसाफ मिल जाता है। जो बाकी केसेस हैं उस पे वो उस तरह से प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही होती जो मीडिया के सामने आती है चीज़। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ऐसा होता है, यस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। केस वायरल हो गया, वीडियो वायरल हो गई, लोगों ने प्रेशर बिल्ड हो देखा, गया। प्रेशर बिल्ड हो गया। तो यही तो जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर जो प्रेशर आते हैं वो इसी किस्म के आते हैं। लोग तो सिर्फ ये कहते हैं पॉलिटिकल प्रेशर, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर को सारा वो एक स्फेयर में ले लें आप, तो ये भी एक प्रेशर है। कल मैं एक प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा था, मैंने कहा कि मैं एज एसएसपी इन्वेस्टिगेशन समझता हूँ कि कंप्लेनेंट मेरे पास आया है, उसकी दादरसी नहीं हुई है, मैं आफ्टर माई मल्टीपल एफर्ट्स उसकी दादरसी नहीं कर पा रहा, उसकी रिकवरी नहीं करवा पा रहा, उसके अक्यूज़ नहीं अरेस्ट कर पा रहा, तो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्ट्रेस ऑन आवर माइंड्स विच इज़ राउंड द क्लॉक। ठीक है ना। तो पुलिसिंग, फिर मैंने बात की थी कि इज़ अ नॉट 9 to 5 जॉब, इट्स 24/7 365। ठीक है ना। तो राउंड द क्लॉक आप अवेलेबल रहते हैं और वो करते हैं। अब आपने जो बात की कि जो ये केस आप बता रहे थे मुझे कि जो हाईलाइट हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं मीडिया पे, मीडिया हाइप खबरें जिसकी बनती लगनी है। पड़ती हैं, क्राइम जो आपके टिकर्स होते हैं उसमें आने लगते हैं, जो न्यूज़पेपर है उसमें जो क्राइम का सेक्शन है क्राइम न्यूज़ का उसमें आने लगता है, आर्टिकल लिखे जाने लगते हैं डॉन पर, यकीनन एक प्रेशर बिल्ट होता है और उनको इंसाफ स्पीडी मिलता है। बट मैंने जैसे कहा कि दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। एक बंदे ने जिसने आज एफआईआर रजिस्टर करवाई है, इफ़ ही इज़ इन राइट, 14 डेज़ हमें टाइम देता है हमारा पुलिस रूल्स, सीआरपीसी के 14 डेज़ में पुलिस बाउंड है कि उसका चालान सबमिट करवाए। हमने वर्कलोड को देखते हुए सीसीपीओ साहब लाहौर बिलाल सिद्दीक मियाना साहब ने एक पॉलिसी डिवाइस की जो वो पूरे अपने कैरियर में इम्प्लीमेंट करते रहे, क्योंकि मेरी उनके साथ थर्ड पोस्टिंग है इस वक्त और मैंने उससे काफ़ी कुछ सीखा है। वो ये कहते हैं कि जितने नॉमिनेटेड केसेस हैं, चलें हम आपको 14 दिन नहीं कहते, आप 1 महीने में उनकी फ़ेथ को डिसाइड करें। आपने चालान करना है, मुलजिमान को अरेस्ट करें, चालान करें। 2 मुलजिम हैं, एक अरेस्ट हो गया, एक नहीं हुआ, आप नामुकम्मल चालान करें। आपसे मुलजिमान नहीं अरेस्ट हो रहे तो आप उनके वारंट्स लें, 512 की उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स करें और झूठी एफआईआर को कैंसिल करें। देन आ जाते हैं अनट्रेस्ड केस। अनट्रेस्ड केस है ब्लाइंड मर्डर है, ठीक है। अनट्रेस्ड केस है 395 है, डकैती हो गई, लोगों को नहीं पता, रोड पे जा रहे थे, नकाबपोश आए, उन्होंने रोका, एम किया और डकैती कर ली। 392 है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वो अनट्रेस्ड केसेस होते हैं, उसके लिए हमने 90 डेज़ रखे हुए। 90 डेज़ रखने का एक और मकसद भी है कि पुलिस रूल हमें इजाज़त देता है, जब 90 डेज़ एक केस पे गुजर जाते हैं आपके, तो आप इसको अनट्रेस भी कर सकते हैं इफ़ यू आर नॉट एबल टू चलान दिस केस। बट द गोल्डन प्रिंसिपल इज़ द सेम, वो कि इंसिडेंट की जो बात फर्स्ट आ रहा है दैट इज़ मोस्ट असेंशियल, 24 आवर्स एंड 72 आवर्स। लाहौर के अंदर इस टाइम पे कोई एक्टिव गैंग वो है, या एक टाइम पे हम सुनते थे टॉप 10 लाहौर के, इस तरह से कोई बदमाश डॉन वगैरह अभी हैं? देखें, अगर पुलिस टॉप 10 की लिस्ट बनाना छोड़ दे ना, तो फिर बेहतर है थाना ही बंद कर दे। वो ठीक है लिस्टें ना। तो आती हैं, रिसेंटली भी गुंडागर्दी, लिस्ट आई। बदमाशी वो हर वक्त रहती है, हर गली में कनटुटा है, ठीक है ना, हर मोहल्ले में कनटुटा है, जो ना अपने बुजुर्गों की बात सुन रहा है ना अपने वालिदैन की बात सुन रहा है। आखिर उसको नकेल किसने डालनी है? पुलिस ने डालनी है ना। पुलिस डिपार्टमेंट बना ही इसलिए कि आवाम की जान माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करे। हम वैसे भी मॉरली बाउंड हैं, ठीक है। हम जिस माशरे में रहते हैं ना वहाँ पर बाउंड है हम। हमें ये अहदीस में है कि जिसमें ताकत है वो अपने बाजू से जुल्म को रोके, उससे नहीं रोक सकता अपनी ज़ुबान से रोके, उससे भी नहीं रोक सकता तो अपने दिमाग में उसको बुरा समझे। ऐसे ही है ना। तो पुलिस तो वो फोर्स है जो कि हम ये कहते हैं कि ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात, इस अर्ज़ पे पुलिस डिपार्टमेंट जो फौरी इंसाफ देता है, जो ऐसे लोगों को नकेल डालता है। अब आपने बात की मुझसे लिस्टों की, यस, हम लिस्टें बनाते हैं, हर 15 दिन के बाद लिस्टें बनाते हैं, ठीक है। हम उनकी भी लिस्टें बनाते हैं जो जेल जाते हैं, हम उनकी भी लिस्टें बनाते हैं जो जेल से आते हैं। इसी चीज़ को मैं कोरिलेट अगर कर दूँ,
इस तरह है कि अब आगे जाके हम देखते हैं कोई ऐसा इवेंट आ रहा है जिस रात को लड़कों ने निकल कर वन व्हीलिंग करनी है। वन व्हीलिंग को कोई इस तरह से जो यूथ है हमारी वो ऑफेंस नहीं समझती। उनके पेरेंट्स अगर उनको कंट्रोल करें तो वो वन व्हीलिंग ना करें, बट वो वन व्हीलिंग करते हैं अनइंटेंशनली, वो किसी बंदे को हिट करते हैं, उसकी ये टांग टूट जाती है, ठीक है, फॉर लाइफ लॉन्ग। इसको हम सिर्फ एक्सीडेंट कंसिडर करते हैं, बट इट्स नॉट एन एक्सीडेंट। क्यों? उन्होंने प्री प्लान किया कि जी वी विल a group of 20 guys having heavy bikes, they will ride at a speed of more than 200 kilometers per hour on canal right at 3 a.m. और वहाँ पर एक शरीफ आदमी बेचारा वो अपनी बाइक पर अपनी बीवी के साथ जा रहा है और उसको हिट करते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरा मैं रिलेट करता हूँ इसको, काइट फ्लाइंग है। काइट फ्लाइंग को हम तो समझते हैं खेल है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। एक पतंग कटती है, डोर उसके साथ जा रही है, और जो जहाँ से डोर कटी है वो पीछे वो बंदा खींच रहा है, और वो किसी बाइकर के अकलौते बेटे के गले पे फिर जाती है एंड ही इज़ डेड। तो हम इसको नॉर्मल डेथ, नेचुरल डेथ कंसिडर करेंगे या मर्डर कंसिडर करेंगे? यहाँ हमें अपनी लाइंस को ड्रॉ करना होगा। अच्छा, इसके अंदर तो छोटा बच्चा है जो काइट उड़ा रहा है, तो केस किस पर बनेगा? छोटे बच्चे पर या पेरेंट्स पे जिन्होंने उसे आज़ादी दी कि वो कर सकता है? देखें, किसको प्राइमरी पूछेंगे हम? जी, यहाँ पर आप 109 देखें ना, जो हम पहली बात कर रहे थे 109 की, तो पेरेंट्स को पता है कि बेटा काइट उड़ा रहा है, वो काइट बना भी रहा है। इट माइट नॉट बी द वेरी फर्स्ट टाइम कि बेटा छत पे चढ़ा और उसने काइट उड़ा दी और वो इतनी ऊपर गई और वो कट गई या टूट गई, जो कुछ भी हुआ। तो पेरेंट्स की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमने इस एक्ट को काफ़ी सख्त कर दिया है। उसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि पेरेंट्स विल बी रिस्पॉन्सिबल इफ़ देयर चाइल्ड कमिट्स एनी सच ऑफेंस, ठीक है ना, दे विल बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल। पहले जो काइट फ्लाइंग एक्ट था दैट वाज नॉट दैट स्ट्रिक्ट, बट इसको स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत पड़ी। रीज़न ये कि डिस्पाइट रजिस्ट्रेशन ऑफ नंबर्स ऑफ FIRs, यानी आई वाज SSP ऑपरेशंस लाहौर, एंड ऑन एवरी संडे वी यूज्ड टू रजिस्टर 300 प्लस FIRs इन लाहौर। ये आज की बात कर रहे हैं? ये इट वाज बैक इन 2019 एंड 20, ठीक है ना। और क्या क्राइटेरिया होता था? क्राइटेरिया ये होता था कि यार पिछले हफ्ते कितनी किए? 150 की, इस बार 151 कर देंगे, फिगर गेम। बट वो इम्पैक्ट नहीं जा रहा था ना, दैट वाज बेलेबल। जिसका बच्चा आप पकड़ लें, आपको फ़ोन आ जाता था, यार बच्चा बड़ा मासूम है, शरीफ है और ये काइट फ्लाइंग कर रहा था, यार इसको आज जाने दें, सुबह बेल करा लेगा, ये होगा वो होगा। तो गवर्नमेंट को ज़रूरत महसूस हुई कि अगर इम्प्लीमेंट करना है तो आपको पनिशमेंट्स को स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्राइम इज़ कंट्रोल्ड बाय द पनिशमेंट, ठीक है। आप हैवी फाइन कर दें एक, अच्छा आप ये भी कर सकते हैं, काइट फ्लाइंग कर रहे हैं ना, आप उसके पेरेंट्स पे 1 लाख रुपए का जुर्माना कर दें। मैं और आप पाकिस्तान के रहने वाले हैं, कोई 1 लाख जुर्माना पे करेगा? कभी भी नहीं करेगा ना। और उसी पे आप 100 रुपये जुर्माना कर दें तो उसने 10 दफ़ा कहना है उड़ाओ। तो हम ऐसी नेशन हैं जो कि सज़ा को, जब पनिशमेंट गवर्नमेंट बढ़ाती है, हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, यार गवर्नमेंट ने तो ये कर दिया, गवर्नमेंट ने वो कर दिया। गवर्नमेंट ने अपनी स्टेट को इस्टेब्लिश करना है, उसने अपनी जो आवाम है, जो रियाया है, उसकी जान माल इज़्ज़त की तहफ़्फ़ुज़ की वो ज़िम्मेदार है। गवर्नमेंट के जो इम्प्लीमेंटर्स हैं इस तमाम एक्ट्स में, इन पॉलिसीज़ में, वो हम सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जिसमें से पुलिस डिपार्टमेंट भी एक है। इस टाइम पे CCD इन एक्शन है। CCD के बनने के बाद से जो इन्वेस्टिगेशन विंग है वो क्या क्या काम कर रहा है, कैसे कैसे केसेस को डील कर रहा है, और इस टाइम पे CCD वो किन केसेस को डील कर रही है? देखें, सबसे पहले तो ये चीज़ के जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है, ये बनाना एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। इसका रीज़न ये है कि अगर मैं आपके साथ फिगर्स शेयर करूं रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ FIRs इन लाहौर, तो हमारे पास 2023 में टोटल नंबर ऑफ FIRs रजिस्टर्ड वर 3,65,000, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन विंग, जिसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज, हर डिपार्टमेंट के, हमारे पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमने उनको इन्वेस्टिगेट भी किया, हमने उनको चलान भी किया। उस वक्त OCU यहाँ पर ऑपरेट कर रही थी, विच वॉज डायरेक्टली अंडर द कमांड ऑफ CCPO साहब लाहौर। हुकूमत ने बेहतर समझा कि जितनी CIA या OCU पूरे प्रोविंस में ऑपरेट कर रही हैं, उनको इंटीग्रेट किया जाए, एक कमांड में दिया जाए, जिसको हेड करेंगे एडिशनल IG CCD। तो ये बनाई गई। अब जो इसके प्रोज़ हैं वो क्या हैं, इसको बनाने का फ़ायदा सबसे बड़ा क्या हुआ? मैंने बतौर DPO भी सर्व किया हुआ है, मैं लाहौर में मेरी काफ़ी सारी सर्विस है, तो साइलोज़ में ही सर्व कर रहे थे सब, OCUs जितनी थी। यानी जो OCU या CIA बनी हुई है भक्कर में, उनको कोई पता नहीं था कि लाहौर में क्या हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर कमांड क्या करें। इंस्पिरेशन ज़रूर लेते थे लाहौर CIA से, बट ये चीज़ पता नहीं थी। CIA जो बेसिकली
अच्छा स्ट्रक्चर था, जो ऑपरेट कर रहे थे वो लाहौर में कर रहे थे, बाकी जगह पे डिपो के डिस्पोजल पे थी कि उसने सीआईए बनानी है बनाया, नहीं बनाना ना बनाया, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कितना काम ले। तो ये बड़ा ज़रूरी था कि ऑर्गेनाइज क्राइम, फॉर एग्जांपल एक किडनैपिंग फॉर रैंसम का केस है, बंदा किडनैप होता है अटक से और उसको जाके आप रख लेते हैं राजनपुर में, बंदा किडनैप होता है अटक से, आप उसको ले आते हैं लाहौर में रख लेते हैं, या फॉर दैट मैटर बंदा हनी ट्रैप में ट्रैप हो जाता है, रिसीव्स अ कॉल कि जी आपको बड़ी अच्छा हम एक डील दे रहे हैं, ट्रैक्टर सस्ते हैं, खाद सस्ती है, तो आप रहीम यार खान आ जाएं और फिर वहाँ से लेके उसको सिंध चले जाना और सिंध में जाके आपको पता है कच्चे के एरिया में रखना, दैन एक्सटॉर्शन डिमांड करना। इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सीसीडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि जब भी हम डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ऑपरेट करते हैं तो वी हैव सर्टन एसओपीज़ कि हमें वहाँ के डीपीओ को कन्वे करना होता है कि हमारी टीम आ रही है। ये जो नोटोरियस एलिमेंट्स हैं ये बड़ी इजीली जो है सरेंडर नहीं कर देते अपने आप को, ये क्रॉस फायर जिसमें पुलिस की बेशुमार शहादतें हुई हैं, सैकड़ों में हमारी शहादतें। दैन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे बॉर्डर एरिया के, वहाँ पर हमारे पास फितनतुल ख़वारिज अल हिंदुस्तान जो है साबका टीटीपी वो ऑपरेट करती है और वो आके हिट करती है मुख्तलिफ इंसर्जेंट्स की जो ये हैं जो इनके ग्रुप्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बीएलए है बलूचिस्तान की साइड पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लग रहे हैं, डेरा गाजी खान है, वहाँ पर वो ऑपरेट करते हैं। तो इनको रोकने के लिए बड़ा ज़रूरी था कि सीसीडी को बनाया जाए। अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन का पार्ट था कि क्राइम पे कितना फ़र्क पड़ा है, तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया है जो हीनियस क्राइम था, यानी डकैती विथ रेप है, ज़ीरो हो गया, किडनैपिंग फॉर रैंसम है, अनरिपोर्टेड जा रहा है, ठीक है। जो गली मोहल्लों में 392 होती थी 40% कम हो गए, ठीक है। इसका क्रेडिट मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सीसीडी को ही जा रहा है, हमारा ऑपरेशंस विंग है, बड़ी प्रोफेशनल तरीके से काम करता है, हमारा इन्वेस्टिगेशन विंग है, वो भी इन केसेस को डिटेक्ट करता है, और जो सीसीडी है वो हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स पर वो इसमें ऑपरेट करती है। जैसे सीसीडी के जो पुलिस मुकाबले होते हैं उस पे एक एफआईआर आती है कि साथियों की फायरिंग से मुलजिम मारा गया। आज तक इन्वेस्टिगेशन में वो जो साथी जिनकी फायरिंग से मुलजिम मारा गया वो सामने आए हैं? पता चले हैं साथी कौन थे? कई दफ़ा सामने भी आए, कई दफ़ा उसमें नॉमिनेटेड भी हैं, और कई दफ़ा उसमें जो कंप्लेनेंट है जो कि पुलिस भी होती है, जो वो विक्टिम है उसके रिलेटिव्स भी होते हैं, वो उनको नॉमिनेट भी करते हैं। देखें, कोई एक इंसिडेंट को लेकर अगर हम ये बना लें कि एक आध गलती तो हो ही जाती है डिपार्टमेंट से, लेकिन अगर वो होती है तो उसमें वहाँ रिवार्ड एंड पनिशमेंट का प्रोसीजर है जो कि पुलिस रूल्स बड़ा क्लियरली डिफाइन करते हैं और उनके अगेंस्ट ऑपरेट होता है। लेकिन पुलिस जहाँ पर ये देखती है ना किसी ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कोई काम किया, वी अरेस्ट दैट वेरी इंडिविजुअल फ्रॉम द डिपार्टमेंट। जितनी अकाउंटेबिलिटी पुलिस डिपार्टमेंट में है, हमारे तमाम सिविल डिपार्टमेंट से मेरा नहीं ख्याल कि किसी और में होगी। जितनी सज़ाएं हम देते हैं, जितने हम पर्चे देते हैं, यानी अभी मैं रिसेंटली बता रहा था कि 3 दिन पहले जो डॉल्फिन के लड़के जो कि डिमांडिंग मनी फ्रॉम द इंडिविजुअल दे वर चेकिंग ऑन नाका पॉइंट्स, उनके ऊपर एफआईआर हुई है, दे आर अंडर अरेस्ट, और उनके ऊपर क्या कहते हैं वो जुडिशल भी होंगे, चालान भी जमा होगा। तो ये वाली चीज़ है कि हम ये समझते हैं कि नहीं जी हमने सबको फ्री हैंड दिया हुआ है, ऐसा नहीं, बड़े स्ट्रिक्ट चेक्स एंड बैलेंसेज हैं हम पर। इस टाइम पे जो पुलिस मुकाबले पीक पर जा रहे हैं उससे क्राइम में फ़र्क आया है या आगे जाके इसका नुकसान हो सकता है? देखें, एक साइकिल है ये साइकिल जो है इसमें इस तरह से है कि पुलिस जब मेजर्स लेती है या गवर्नमेंट मेजर्स लेती है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, अपने तमाम इफ़ेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स को लॉन्च करती है, तो क्राइम डिप कर जाता है। 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स वो कंटिन्यू रहता है, 5th ईयर फिर ऐसा होगा कि स्पाइक करेगा, ठीक है। वो जो स्पाइक करता है देन वो क्यों स्पाइक करता है कि वो जो क्रिमिनल्स हैं उनको पता चल गया कि पुलिस हमारे पीछे किस तरीके से लगी हुई है, किस तरह से काम कर रही है, ठीक है। वो ये चाहते हैं कि इस तरह से ना हो, और वो नई जो एक स्टेप अहेड है लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट से, क्रिमिनल्स वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। फिर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं कि क्या क्राइम हो रहा है, फिर जो ज़रूरी समझा जाता है वो वाले जो मेजर्स हैं वो ले लिए जाते हैं। अब ये नए डिपार्टमेंट्स का बनना, कहीं लोग कहते हैं कि जी एक इट्स नॉट अ पॉजिटिव स्टेप, बट मैं आपको बताऊं, अगर आप बैठे हों एज गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, तो आप हर इंडिविजुअल की जान माल इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहले आपकी ज़िम्मेदारी है। दूसरी ज़िम्मेदारी आ जाती है पुलिस की, क्योंकि पुलिस आपके अंडर काम कर रही है, आपने उनको फैसिलिटेट करना है, आपने वो मेजर लेने अपने एडवाइज़र से जिसमें आप समझते हैं कि क्राइम को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव स्टेप है, इससे क्राइम भी कंट्रोल हुआ है, इससे आप गली में जाएँ जो जनरल पब्लिक से, दैट इज़ इन द फेवर ऑफ सीसीडी। इसके साथ साथ जो नेफे में पिस्टल चलता है आवाम इससे भी बहुत सेटिस्फाइड है। ये बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि सबसे छोटी चीज़ तो यही है ना कि बच्चियाँ कॉलेज से निकल रही हैं, चंद लड़के वहाँ पर खड़े हो जाएं, उनको टीज़ करें जैसे उनके घर में माँ बहन है ही नहीं,
उन्हें कोई इसका एहसास ही नहीं है कि ये भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और देन वो तो बिल्कुल फिजिकल जो जो आप केसेस की बात करें, वो तो बिल्कुल अगर उनकी आप वीडियोस देखें जो वायरल हुई हुई हैं वीडियोस में, आपको नज़र आ रहा है कि वो इस हद तक चले गए कि इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें एक एतराज़ भी है कि जो वीडियोस वायरल हो रही हैं सिर्फ उनके साथ ही उन्हीं की वीडियोस आती हैं कि इनके नेफे में पिस्टल चले। तो बाकी इंसाफ या इस चीज़ में कमी आई है, ये जो नाजेबा हरकत करते थे? नाजेबा हरकत देखें, इस चीज़ से जो हुई ना डेटरेंस क्रिएट हुई है। नाजेबा डर बैठ हरकत, गया। डर बैठ गया है। नाजेबा हरकत को कंट्रोल करना पुलिस की जिम्मेदारी इस तरीके से इतनी ही बनती है जो हमें रिपोर्ट हुआ। हमें केस रिपोर्ट ही नहीं हुआ, ठीक है ना, हमें केस रिपोर्ट ही नहीं हुआ, तो हाउ कैन वी प्रोसीड जहाँ पर विक्टिम खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है कि मैंने तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करानी ही नहीं है, तो फिर वी कांट प्रोसीड इन दोज केसेस। कोई भी यानी CCDO, CTDO, पुलिस हो, हम नहीं कर सकते। वी कैन जस्ट रिपोर्ट एन इंसिडेंट एंड वी कैन टेल आर हायर अप्स कि ये हो रहा है। अब पहली बुनियादी ज़िम्मेदारी किसकी बनती है? पहली बुनियादी ज़िम्मेदारी बनती है वालिदैन की। पहली बुनियादी ज़िम्मेदार रिपोर्ट तो इंसिडेंट के बाद, लेकिन इंसिडेंट को प्रिवेंट करने की मैं बात कर रहा हूँ। पहली बुनियादी ज़िम्मेदारी बनती है उसके पेरेंट्स की, बुज़ुर्गों की, जो इंडिविजुअल इस तरह से कर रहा है, उसके मोहल्ले के लोगों की, क्योंकि उनको रिपोर्ट हो जाती है बहुत जल्दी। ये जो हमारे पास केसेस आए होंगे, ये पता है कौन सी टाइम इन्होंने किया होगा। ये तो इनकी इन्वेस्टिगेशन में कई इंकशाफात ऐसे होते हैं विच वी कांट डिस्क्लोज टू द पब्लिक, ठीक है, कि ये इस लेवल का था बंदा, ठीक है। ये तो एक छोटी सी चीज़ सामने आई, यानी देखें, एक ऑफेंस को हाइड करने के लिए अनदर ऑफेंस करना पड़ता है। ये प्रिंसिपल है जब तक अक्यूज एट लार्ज है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऑफेंस कर दिया तो खुलेआम वो फिरता रहेगा और वो कहेगा जी मैंने तो कोई गुनाह किया ही नहीं। उसको दूसरा गुनाह करना पड़ेगा उसको छुपाने के लिए, उस दूसरे को तीसरा करना पड़ेगा, सीरीज़ बन जाएगी। और हमारे पास जब केस रजिस्टर होते हैं ना, वी रजिस्टर FIR से पहले मल्टीपल कंप्लेंट्स होती हैं। आप किसी पुलिस स्टेशन में चले जाएं, कंप्लेंट रजिस्टर पढ़ें, आपको बड़ा क्लियर आइडिया हो जाएगा कि यार किन दो घरों में लड़ाई होने वाली है, कहाँ पर 324 होने वाली है, कौन सा नया कोई बदमाश जो है वो अपने पर फैलाने लगा है। वो सारा कंप्लेंट रजिस्टर से पता चल जाता है। FIR तो उसका सिर्फ 25% है, एंड देन वी प्रोसीड फर्दर। फिर FIR में इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो चीज़ें पिछली निकलती हैं कि जी एप्लीकेशन भी हमने दी हुई थी, इसने तो पहले इस तरह भी किया था, हमारा पर्चा दर्ज नहीं हुआ। ये जो हमारे पास आते हैं कंप्लेनेंट्स, वो यही शिकायत करते हैं, तो फिर हम उसकी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करते हैं। तो ये इसमें मैं कहना चाह रहा था आपको कि इस किस्म के ऑफेंसेस रोकने के लिए बुनियादी ज़िम्मेदारी सोसाइटी की है। हम तो बिल्कुल आखिरी कार्ड है जो कि कोई विक्टिम प्ले करता होगा। ड्रामा राइटर थे खलीलुर रहमान कमर साहब, हनी ट्रैप उनके साथ हुआ, मुलजिमान पकड़े गए, इस टाइम पे सज़ाएँ हो गई हैं। हनी ट्रैप के कैसे कैसे केसेस आते हैं आपके पास? ये वाला हनी ट्रैप आप बात करें जो कि खलील रहमान कमर साहब के साथ हुआ, ये वो केस है जहाँ पर कोई खातून आपको कॉल करती है, वो कहती है मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ, तो आप आएँ मुझसे मिलें, एंड देन दे डिमांड एक्सटॉर्शन आफ्टर रिकॉर्डिंग सम ये सीन्स वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, देन वो आपको ब्लैकमेल भी करते हैं, एक्सटॉर्शन भी डिमांड करते हैं। एक तो ये, देन यू रिटर्न बैक टू योर होम और आप रिपोर्ट करते हैं कि जी ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, लिहाजा मुझे जो इंसाफ दिलाया जाए मेरे अक्यूज़ को। बट कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर आप वहीं पर उनको हेबियस में रख लेते हैं, डेटी न्यू बना लेते हैं, यू कांट लेट देम गो। फॉर एग्जांपल ऐसे केसेस हैं जो कि हम देखते हैं कच्चे के इलाके में, सिंध में, हमें घोटकी में पता चलता है, शिकारपुर में पता चलता है, जैकबाबाद में पता चलता है, जो इंडस की बेल्ट जा रही है उसके साथ साथ जितने नोटोरियस एलिमेंट्स रह रहे हैं वो एंटाइज करके बुलाते हैं। वो किस तरह एंटाइज करते हैं? वो देखते हैं कि एक फार्मर है, उसको एक ट्रैक्टर मिल रहा है जो कि जिसकी मालियत है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। वो कहते हैं यार हम आपको दे देते हैं, हमारे पास ट्रैक्टर है 7 लाख में दे देंगे, 10 लाख वाला, ठीक है, हमने वहाँ से लिए, फर्स्ट स्पेशल पैकेज है तो आप आ जाएँ देखने आ जाएँ। वो जब देखने जाते हैं तो दे आर ऑल्सो ट्रैप्ड, ठीक है, मेड हॉस्टेज ओवर देयर, दे डिमांड एक्सटॉर्शन फ्रॉम हिज रिलेटिव्स, मूवीज़ बनाते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, वो भेजते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, और ये भी एक किडनैपिंग फॉर रैंसम भी कह लें, इसको भी हनी ट्रैप भी हम कह सकते हैं। सेकेंडली वही जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यही होता है कि जी आपके नाम निकल आया है, आप 500 रुपीज़ भेज दें। फिर कहते हैं अच्छा निकली आपकी गाड़ी है, तो वो लेने के लिए आपको जो फॉर्म देना है वो आपको यहाँ आना पड़ेगा, ये फ़लाँ बैंक में आ जाएँ, फ़लाँ जगह पे आ जाएँ, वहाँ से वो फिर उसको किडनैप कर लेते हैं या आगे लेके चले जाते हैं, वहाँ बिठा लेते हैं। तो ये मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इस तरह के रिपोर्ट होते हैं जहाँ पर उस विक्टिम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक उसको सेंस होनी चाहिए, सिक्स सेंस कि यार ये मेरे साथ गलत तो नहीं कर रहे, ठीक है ना। लेकिन ग्रीड जो है हमारी, लालच जो है हमारी, वो हमें ले जाती है इस तरफ। हनी ट्रैप का केस जिसके अंदर रोमांटिक रिलेशन या इस तरह के मामलात होते हैं, उसमें जो विक्टिम है वो रिपोर्ट करता है, वो तो शर्मिंदगी के मारे बताती नहीं है कि उसके साथ कोई वारदात हो गई है।
अच्छा, इसको दो तरह मैं आपको जवाब दूंगा। ये तो आप स्पेसिफिकली हनी ट्रैप के केस हाँ, की बात बिल्कुल। करें, मैं आपको बताता चलूँ जो रेप के केसेस हमें रिपोर्ट होते हैं, उसमें भी जब हमने मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इन्वेस्टिगेशन की तो कॉन्सेंचुअल थे। कॉन्सेंचुअल इंटरकोर्स वर्सेस रेप, बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों चीज़ों में। बट क्योंकि हमारे ये जो विक्टिम्स हैं इसमें, दे आर वल्नरेबल सेगमेंट्स, वी प्रोटेक्ट देम, we register FIR, we conduct investigation on merit and then we submit challans stating all the facts। जो हनी ट्रैप का केस है हमारे पास यकीनन रिपोर्ट होते हैं, बट वो कब रिपोर्ट होते हैं? वो रिपोर्ट उनके कोई रिलेटिव्स करते हैं, और ऐसे लोगों के रिलेटिव्स करते हैं वो आर केप्ट एज अ डेटिन्यू एट सम प्लेस, ठीक है ना। हेबियस की रेट्स भी होती हैं कोर्ट्स में, इन्हीं इंडिविजुअल से रिलेटेड होती हैं। हम अपनी एफर्ट्स बताते हैं जो हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स हैं उनको, और उस पर डायरेक्शन देते हैं। अब इस किस्म के केसेस को डील करने के लिए जो अक्रॉस द बॉर्डर हो रहे हैं या अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, उसमें भी CCD का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और किडनैपिंग फॉर रैंसम के केसेस को स्पेसिफिकली CCD भी देख रही है, और अगर विद इन लाहौर हो तो इन्वेस्टिगेशन विंग ऑपरेट्स इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर। वैसे ये जो कच्चे के डाकू हैं, इनका टारगेट ये मिडिल क्लास या गरीब बंदा क्यों होता है? लाइक फार्मर या गरीब बंदा जिसको लालच देते हैं। देखें उनसे तो निकलना भी कुछ नहीं है कल को। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखें, जब भी कोई किडनैप होता है ना, उसके सारे रिलेटिव्स इकट्ठे हो जाते हैं, एक बरादरी होती है, वो चाहते हैं कि हम उसको पेमेंट कर दें और हम अपना बंदा ले लें। जो बंदे नहीं ले सकते वो पुलिस को रिपोर्ट करते हैं। आपका एक क्वेश्चन था ना कि पुलिस को रिपोर्ट हुआ केस या नहीं हुआ। रिपोर्टिंग टू पुलिस सम ऑफेंस इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पाकिस्तानी सिटीज़न। वो और कुछ नहीं कर सकता, जस्ट अ 15 कॉल, ठीक है, एप्लीकेशन दे दे। अब तो इतने फोरम्स हैं, मैं आपको क्या बताऊं, इतना इजी है कंप्लेन देना कि झूठी कंप्लेन ज़्यादा आ जाती हैं, जो फैक्चुअल हैं इशूज़ वो कम आते हैं हमारे पास। तो हमारी वेस्ट होता है, ना सिर्फ एक्सचेकर पे बर्डन आता है इस चीज़ से। तो जो सच्ची चीज़ हो ना उसको फौरी बताएं। देखिए, मैं बार बार हर जगह पे कहता हूँ, यानी किसी का मोबाइल भी अगर पिक पॉकेटिंग हो जाता है, ही शुड रिपोर्ट दैट। लोग नहीं करवाते मोबाइल। लोग कम करवाते हैं। लोग ये देखें, अगर मैं हूँ पब्लिक की जगह, जो मैंने ज़्यादा सुना है, लोग ये कहते हैं जी हमने कहा चलो जी 10,000 का मोबाइल चला गया तो क्या पर्चा कराना, क्या चक्कर लगाने। लेकिन ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक सिटीज़न की कि उसको रिपोर्ट एटलीस्ट कर देनी चाहिए, बाद में फॉलो करे ना करे, क्योंकि बाद में ये भी शिकायत आती है, आपको भी पता होगा जी पर्चा हो गया, रिकवरी कोई नहीं हुई। बट वो पर्चा एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, क्योंकि वो मोबाइल कहीं मिसयूज़ हो सकता है, और वो जब मिसयूज़ होगा उसकी ट्रैकिंग की जाएगी, सारा डाटा निकाला जाएगा, तो वो दैट वेरी इंडिविजुअल जिससे वो गया था मोबाइल, उस पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी इफ़ ही हैज़ नॉट रिपोर्टेड दैट थेफ्ट या मिसिंग होने की कंप्लेंट टू द रेलिवेंट पुलिस स्टेशन, इधर इन द फॉर्म ऑफ अ 15 कॉल और अ कंप्लेंट और एन FIR। जब आप कोई केस इन्वेस्टिगेट करते हैं तो ज़्यादा शातिर आपको कौन लगता है, मेल या फीमेल, इन्वेस्टिगेशन के दौरान केसेस जो होते हैं? देखिए, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैंने कहना है फीमेल्स लगती हैं तो फीमेल्स ने कहना है अपने गलत बात कर रहे एक्सपीरियंस से। हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, क्योंकि बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, जब मैंने इसमें क्राइम स्टडीज़ की, तो जो एक कोर्ट है जिस पे काफ़ी सोशोलॉजिस्ट ने काम किया, बड़े सीनियर लोगों ने बैठ के उस पर काम किया, दुरखेम ने, और उसमें वो कहता है कि जी एवरीवन बॉर्न इज़ अ क्रिमिनल। मैं इससे एग्री करता हूँ, हो सकता है आप ना करते हो, आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, एवरीवन बॉर्न इज़ एन इनोसेंट, ठीक है ना, इसके अदरवाइज आता है। बट हम जो बिलीव करते हैं, क्योंकि पुलिस वाले का काम है हर एक को शक की निगाह से देखना, तो एवरीवन बॉर्न इज़ अ क्रिमिनल जब हम कहते हैं तो क्रिमिनल टेंडेंसी मेजर करनी चाहिए हमें कि क्या 1% क्रिमिनल टेंडेंसी है, 99% क्रिमिनल टेंडेंसी है। कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं जो क्रिमिनल ट्राइब्स हैं उनके बच्चों में वो इन बाय बर्थ होती है वो टेंडेंसी, कि जैसे उसने थोड़ा सा होश संभालना है, 3-4 साल का होना है, तो घर में से ही चोरी शुरू कर देनी है। बहन के बैग में से पेंसिल निकाल ली, रबड़ निकाल लिया, अपनी जेब में रख लिया, 2 पेंसिलें कर ली। तो ये क्रिमिनल टेंडेंसी है जो कि होते होते अगर उसको वहीं ना डेटर किया जाए तो इतनी आगे तक ले जाती है कि उसको डाकू डकैत भी बन सकता है। बट दिस इज़ व्हाट आई एम रेफरिंग टू क्रिमिनल ट्राइब्स। अब आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि क्या फीमेल ज़्यादा शातिर हैं या या मेल मेल? ज़्यादा शातिर हैं, जो क्रिमिनल है वो शातिर है। ये फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है। अच्छा, डोमेस्टिक अब्यूज़ के हमारे पास केसेस आते हैं, मल्टीपल केसेस आते हैं जहाँ के बच्चियों को उनके हस्बैंड या उनके इन लॉज जो है मारते हैं, सास मारती है, सास बहू को मारी, ठीक है ना। जो हमने ड्रामा भी हम बड़ा पहले देखते रहते थे कि सास भी कभी बहू थी, तो वो अपना रिवेंज लेती है आके। कई ड्रामों में हमने देखा है कि सास अपनी बहू को ये कहती है कि जी मुझ पे तो ये जुल्म हुए थे, मैंने तो भी तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं है। सियालकोट में हमने देखा ज़ारा यस, का कत्ल, टुकड़े ज़ारा का टुकड़े कत्ल कर देख लें, दिए। टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब वो इंटेंसिटी बढ़ गई, क्योंकि जिस वक्त माइंड आपका
कंट्रोल में आपके नहीं होता, आप क्राइम कर रहे होते हैं, उसके बाद आपको एहसास होता है कि यार ये मैं ज़्यादती कर गया, लेकिन इतना बड़ा ऑफेंस आप कर गए होते हैं कि बाद में आप रिपेंट करते हैं। अच्छा, अब उसमें जो आपकी बात थी, हमारे पास केसेस आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो हमारे पास आए वहाँ पर हमने मेल्स को ही देखा जो कि फ़ीमेल्स के साथ डोमेस्टिक वायलेंस में अक्यूज़ एंड गिल्टी भी हैं। फीमेल्स का कोई एक आध केस हो जाता है, लेकिन वो जो मेल आता है वो कभी हमें बात ही नहीं करता कि मुझे मेरी बीवी मारती है, ठीक है ना? ऐसी रिपोर्ट हमारे पास नहीं आती, वो घर में बैठकर अपने बड़ों में वो इन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर लेते हैं। एक और जो बड़ी अलार्मिंग चीज़ है वो ये है कि बच्चियाँ एलोप कर जाती हैं, अपने फादर के फैमिली के हालात वो देखती हैं, कहीं वो शादी करना चाह रही होती हैं, कहीं वो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती, जिस लड़के के साथ हो जाती हैं वो समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर गुजरेगी। वी रजिस्टर्ड 9,000 केसेस इन एंटी रेप एक्ट, आउट ऑफ विच 5,000 केसेस वर ऑफ दीज एलोपमेंट, ठीक है? 95% ऑफ द केसेस वर कैंसल्ड एलोपमेंट के, जो 365 बी है हमारा सेक्शन, ठीक है? तो वो क्यों हो रहा है? वो यही वजह है कि हमारी जो अपब्रिंगिंग है वो इस लेवल की नहीं है। देखें, एक बड़ी घरों में बात की जाती है, आम हम ज़रूर मिसल है हमारी कि जितनी चादर देखो उतने पाँव उतने फैलाओ। पाँव फैलाओ। जहाँ जहाँ पर जो भी इंडिविजुअल उससे ज़्यादा पाँव फैलाने की कोशिश करेगा, वो ही किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, वो किसी मैल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो जाएगा, वो किसी करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो जाएगा। अल्लाह ताला ने जितना दिया है उसको इज्जत से एंजॉय करें, ना कि लेफ़्ट राइट आप हाथ पैर मारें कि नहीं मैं ये करूँगा। तो वहाँ पर इस किस्म के केसेस होते हैं। शातिर की आपने बात की, मैंने आपको बड़ा ओपनली बता दिया कि क्रिमिनल जो है वो शातिर है, चाहे क्लियर वो नहीं मेल हो बताया। चाहे फीमेल हो। ज़्यादातर जो हमारे पास केसेस रिपोर्ट होते हैं उसमें मेल्स जो हैं वो विक्टिम्स भी होते हैं, वो अक्यूज़ भी होते हैं। तो हमें ये फील होता है कि मेल्स जो हैं दे आर मोर प्रोफेशनल क्रिमिनल्स एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स के केसेस ही हमारे पास कम आते हैं। बट वी शो सिंपैथी जहाँ पर फीमेल विक्टिम हो, हम उसका ज़्यादा लिहाज करते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो फ़ायदा फीमेल, ये उठाती एक हैं? मेल डोमिनेंट अथॉरिटी है, फ़ायदा उठाती हैं। यस, जहाँ फ़ायदा उठाती हैं वहाँ पर गवर्नमेंट ने एक बड़ा ही पॉजिटिव स्टेप लिया कि एंटी रेप एक्ट में सेक्शन 22 से 22 भी इंक्लूड कर दिया। उसमें 3 साल सज़ा है, कॉग्निजेबल है। 22 से वो है जहाँ पर तफ्तीशी ने सही तफ्तीश ना की हो, 22 भी वो है जहाँ पर किसी भी विक्टिम ने एक बंदे पर झूठी एफआईआर करवा दी है, उससे पैसे एक्सटॉर्ट किए, और वो हैबिचुअल है इस तरह की पर्चे कराने के, 8 पर्चे 10 पर्चे, क्योंकि वी आर ओपन टू रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। वो जब इस तरह की करवाती हैं तो उनके ऊपर 22 भी हो जाती है, दे आर अरेस्टेड एंड दे आर पुट बिहाइंड द बार्स, और 3 साल उसकी पेनल्टी है। ऑनर किलिंग के केसेस लाहौर में रिपोर्ट होते हैं? देखें, लाहौर में भी रिपोर्ट होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर रिपोर्ट नहीं होते। ऑनर किलिंग है क्या? एक मेल को पता चलता है कि उसकी मिसेज़ है, उसकी बेटी है, उसका किसी और मर्द के साथ ताल्लुक़ है, वो उस बच्ची को भी मार देते हैं, मेल को भी मार देते हैं, ठीक है ना? डबल मर्डर हमारे यहाँ बहुत ही हाई प्रोफाइल हो जाता है एकदम कि जी डबल मर्डर हो गया, और ये ठीक है? सिटीज़ में ज़्यादा होते हैं या ये सिटी से बाहर? वैसे तो रूरल एरियाज़ में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, और कई एक आध ऐसी जगह पे सर्व करके आया हूँ जहाँ पर 90% ऑफ द केसेस मर्डर के जो रजिस्टर हुए ख़वातीन उसमें विक्टिम थी। चिलास की मैं बात कर रहा हूँ, आई वॉज एसपी चिलास बैक इन 2011 टू 15। तो वहाँ पर ये केसेस रिपोर्ट होते थे, और वो रिपोर्ट भी होते थे 10 दिन बाद, तदफीन भी वो कर चुके होते थे। 15 की कॉल कोई नहीं चलाता था, पोस्टमार्टम कोई नहीं करने देता था। यानी आपने पोस्टमार्टम कराना है मेल का, उसके लिए कोई 80% हमें डिप्यूट करने होते थे। हॉस्पिटल में फ़ीमेल की तो आप बात ही ना करें ना। तो इस तरह है हमारी सोसाइटी, एक वर्सटाइल सोसाइटी है, हर एरिया के डायनामिक्स डिफरेंट हैं। लाहौर में जो केसेस रिपोर्ट होते हैं वो अदरवाइज रिपोर्ट होते हैं, वो जब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमें पता चलता है कि ऑनर किलिंग का केस है, तो वी रिक्वेस्ट द कॉम्पिटेंट कोर्ट टू ऐड सेक्शन 311 कि ये इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि जो विक्टिम होती है उसका भाई उसमें मुद्दई होता है, वालिद मुद्दई होता है, वालदा मुद्दई होती है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ ना कर ले अक्यूज़ के साथ, तो उसमें हम ये इस तरह से लेके चलते हैं। इन्वेस्टिगेशन की बात करें, कहीं पर कोई मर्डर हुआ है या ब्लाइंड मर्डर है, क्राइम सीन के ऊपर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं एक इन्वेस्टिगेट जो करने जाता है? ये डिपेंड करता है किस काइंड का मर्डर हुआ है, मर्डर किस तरह हुआ है, फायर आर्म इंजरी है, शार्प वेपन लगा है, ब्लंट वेपन इंजरी है, ठीक है? ये 3 चीज़ें तो मेन आ जाती हैं। या उसने किसी ने उसको जो है जहर वो दे दिया है, टॉक्सिकेट कर दिया है, उस किस्म का केस है। तो उससे जब हम क्राइम सीन को विज़िट करते हैं, देखें जब मैंने आपको कहा ना कि फर्स्ट आवर इज़ द गोल्डन आवर, 24 आवर्स आर वेरी एसेंशियल आवर्स, 72 ठीक है, बट हमें फर्स्ट 24 आवर्स में सारा एविडेंस कलेक्ट कर लेना चाहिए। अब एविडेंस जो मिलता है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फायर आर्म इंजरी है, ठीक है? एक बुलेट लगी है, अब वो राइट से लगी है या लेफ़्ट से लगी है, ठीक है? ये आपका फोरहेड जो है, अगर राइट से लगी है एंड आई एम अ राइट हैंडर, मैं इस तरह फायर कर सकता हूँ, ठीक है? तो हमें ये पता चलता है कि अगर इस तरह का फायर हुआ हुआ है, क्लोज है, ब्लैकनिंग है, टैटूइंग हुई हुई है,
तो वी सस्पेक्ट कि इट इज़ एन इंसिडेंट ऑफ सुइसाइड, बट मैं हूँ राइट हैंडर, फायर इधर से लगा हुआ है, तो टोटली Murder है। चेंज हो गया, ये मर्डर हो गया। ठीक है, ब्लैकनिंग भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, बट क्लोज फायर है। बट कहाँ से? लेफ्ट साइड से। और जो लेफ्टी हैं उनके अगर लेफ्ट पे लगी है तो सुइसाइड हो सकती है, दूसरी नहीं हो सकती। सबसे पहले तो हमें वहाँ पर ये डिसाइड करना होता है कि आया ये मर्डर है या सुइसाइड है। हैंग हुई हुई है एक डेड बॉडी हमें नज़र आती है, उसके यहाँ पर निशान है, ठीक है ना। और जब हम पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं तो वो लिखते हैं कि कॉज ऑफ डेथ इज़ इंटरफेरेंस इन द रेस्पिरेटरी रूट, एस्फाइक्सिया भी हो सकता है, और इट मे बी अ केस ऑफ होमिसाइड। होमिसाइड हो गया तो वो उसमें मर्डर में आ जाता है, तो हम उसको इंटेरोगेट करके चलते हैं। हर इंसिडेंट की जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल एक बेशक फायर भी लगा है, लेकिन वहाँ एक ये गिलास है जो कि रखा हुआ है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है। और पुलिस वाले जो मिस कर देते हैं एविडेंस जो उठाने चाहिए, जो एक अच्छे पुलिस वाले को, वो कौन कौन से होते हैं? माजी में देखे होंगे आपने कि कोई स्किप हो गया हो एविडेंस जिसकी वजह से केस पे इफेक्ट हुआ। केस वीक हुआ। देखें, जो क्राइम सीन होता है ना, फॉर एग्जांपल एक रूम है, तो पुलिस की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि उसको कॉर्डन कर दे, क्राइम सीन टेप लगा दे कि वहाँ इरेलीवेंट बंदा एंटर नहीं हो सकता। वहाँ सिर्फ कौन एंटर हो सकता है? आईओ से पहले जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो एंटर होगा। उस आईओ का काम है सिर्फ कॉर्डन कर दे, टेप लगा दे, फॉरेंसिक वाले आएंगे, वो एविडेंस को कलेक्ट करेंगे। फॉरेंसिक वाले वो एक जगह से 100 काइंड्स ऑफ एविडेंस भी पिक करते हैं, वो 50 काइंड्स के भी करते हैं। दे पैक दैट एविडेंस इन PFSA बैग्स, जिपर बैग्स होते हैं, वो करके उनको आईओ को दे देते हैं, सील कर देते हैं उसको। फिर आईओ इज़ बाउंड कि वो उस एविडेंस को विद इन 24 आवर्स PFSA में भिजवा दे। अब आप ये कहते हैं कौन सा ऐसा एविडेंस है जो कि वो मिस कर जाए तो केस ख़राब हो जाए? फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन कलेक्ट ही नहीं किया, उन्होंने कहा फायर आर्म है जी, ये क्या ज़रूरत है, मोबाइल फ़ोन वहाँ पड़ा हुआ है, खून में लथपथ है, कलेक्ट नहीं किया, उसने केस को वीक कर दिया। क्योंकि आजकल तो हर ऑफेंस ही आप समझे ना मोबाइल पे, ई रिकॉर्ड गैजेट्स मिल पे जाता है। रिकॉर्ड मिल जाता है, और बड़ा ही अच्छा रिकॉर्ड आपको मिलता है। तो हमारे आईओज ऐसी गलती नहीं करते। और मैं आपको यहाँ साथ साथ बताता चलूँ कि आई एम प्राउड ऑफ इन्वेस्टिगेशन विंग पंजाब पुलिस, स्पेशली लाहौर पुलिस। और मेरे जो आईओज हैं दे आर वेरी प्रोफेशनल। वो एक एक चीज़ यानी हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमने मल्टीपल टास्क लिस्ट बना के दे दी कि यार आपने ये करना है, ये करना है, ये करना चेकलिस्ट है है, ठीक उनके है ना। पास। चेकलिस्ट है उनके पास, वो उसको करते जाते हैं। और अब यहाँ पर कोई एक ऐसा केस होता है जो बाद में, फॉर एग्जांपल CCTV फुटेज नहीं ली, CCTV फुटेज लगी हुई है यहाँ से तकरीबन 500 मीटर्स पे, बट उसमें मूवमेंट आ गई है, हमें DVR नहीं दे रहा जो इंडिविजुअल जिसने लगाई हुई है ना, क्योंकि वो DVR दे देगा तो उसका क्या है। तो वी रिप्लेस दैट DVR विद अ न्यू DVR, और वो टेक दैट DVR, सेंड इट टू PFSA कि ये चेक करना कि जो वीडियो हमें कंप्लेनेंट ने दी है क्या ये वही वीडियो है जो उस DVR की है, और DVR जिस कैमरे से बनी है उसी DVR में रिकॉर्ड हुई है, एडिट तो नहीं हुई। क्योंकि आजकल AI जनरेटेड वीडियोस का बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है, हर चीज़ की आप AI बना सकते हैं, तो वो AI वीडियो को तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा। ठीक है, ये सारी बातें हमारे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में होती हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो, वेरी हैप्पी टू ऑब्जर्व कि हमारे कंप्लेनेंट को भी पता है कि आजकल AI में क्या हो रहा है, अक्यूज को भी पता है AI में क्या हो रहा है, तो वो हमारे सामने रखते हैं बात। तो फॉर दैट मैटर PFSA इज़ द बेस्ट अथॉरिटी टू कन्फर्म दैट वेदर वीडियो प्रोड्यूस्ड बिफोर द IO इज़ AI एडिटेड और ओरिजिनल वीडियो। अब एक सस्पेक्ट जो है वो पकड़ा गया, उसे तफ्तीश किस तरह से होती है? इंटेरोगेशन जो एक हम सुनते थे कि छितर पड़ते हैं, उल्टा लटका देते हैं, मंजी लगा देते हैं और फिर वो कन्फेस कर लेता है, इस तरह के मामलात अब होते हैं? लेकिन जो ये लितर पॉले का दौर कहते हैं इसको, लितर पोला, उसका दौर अब ख़त्म हो गया। आप कैसे मानते हैं? अब डिजिटाइजेशन हो गई है। हमें, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आप मुझे बताएं कि आपसे क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा इंडिविजुअल है आजकल जिसके पास मोबाइल नहीं होगा? ऑलमोस्ट सबके पास ही है, ठीक है ना। हर घर की खातून के पास भी मोबाइल है, हर मेल के पास भी, अगर कोई रेडी लगा रहा है तो उस पर भी है। बल्कि कुछ कंट्रीज़ तो हमारे इस हद तक पहुंच चुके हैं कि अगर आपने बिल पे करना है तो QR कोड वहाँ पर लगा, आप स्कैन करें, आपके अकाउंट से उस रेडी वाले के अकाउंट में उसके पैसे चले जाएंगे। तो अब तो दुनिया इतनी डिजिटाइज हो गई, तो हर एक, एवरीवन हैज़ अ मोबाइल फ़ोन, एवरीवन हैज़ अ कॉन्टैक्ट नंबर। अगर हमें कोई आके कहना नहीं जी मैंने मोबाइल नहीं यूज़ किया, तो वी इमीजिएटली गेट इज CNIC एंड गेट द नंबर्स ऑफ सिम्स इशूड अगेंस्ट दैट CNIC, ये हमें पता चल जाता है। तो इस तरह मोबाइल फ़ोन बड़ा इंपॉर्टेंट एविडेंस है। और जो लितर पोले वाला दौर था ना, वो था जब एक घर में कोई, पूरे मोहल्ले में कोई एक आध फ़ोन लगा होता होगा, तो बातें जो होती थी क्राइम करना है वो किसी कॉर्नर मीटिंग में बैठ के की, अगले दिन जाके वो कर दिया, फिर कहीं से छुरी ले ली, कहीं से जहर ले लिया दुकान वाले से, वो जाके एडमिनिस्टर कर दिया, छुरी मार दी। तो वो दौर था जब चीज़ें उगलवानी पड़ती थी। अब तो ट्रेसेस नहीं मिलते थे। अब तो हर कोई जो है आपके सामने ओपन है, ठीक है ना।
हर एक ने सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाई हुई है, उधर आपको पता चल जाता है कौन उसके फ्रेंड्स की लिस्ट में, कौन उसको फॉलो नहीं करे, कौन हु इज़ कमेंटिंग अगेंस्ट इन, हु इज़ कमेंटिंग इन फेवर ऑफ दैट वेरी इंडिविजुअल, ठीक है ना। हर एक की होती है। तो हमने अपना जो इन्वेस्टिगेशन है उसको भी उसी तरीके से मॉडर्नाइज किया। हमने मल्टीपल ऐप्स बना ली हैं। हमारी ई पुलिस पोस्ट की एक ऐप है, उसमें इतना डाटा है, यानी मैं आपको बताऊं कि जो नाके पे बंदा चेक हो रहा है उसके बारे में पूरी डिटेल उस पर आ जाती है कि इज़ ही वांटेड टू पुलिस, वॉज ही एवर वांटेड, ठीक है। क्या ये कभी पीओ रहा? पीओ रहना भी एक जुर्म है। पीओ रहना बजाते खुद एक जुर्म है, बेशक आप 2 महीने बाद पेश हों, 3 महीने बाद हों, बट आपको पीओ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अगेंस्ट कितने ट्रैफिक चलान्स कटे हैं, ठीक है। अब अगली चीज़ जो है इसमें, पंजाब का तो रिकॉर्ड हमने कर लिया कंपाइल, वी नीड टू कंपाइल द रिकॉर्ड ऑफ ऑल आर 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर एज वेल, ताकि हमें वहाँ से वहाँ एक इंडिविजुअल आता है, वो यहाँ पे ऑफेंस करता है, हमें उसकी प्रोफाइल लेने के लिए जो टेलीफोन करके टाइम कंज्यूम करना पड़ता है, दैट शुड बी अवेलेबल टू ऑल द पुलिस ऑफिशल्स, ठीक है। मैं आपको एक केस कोट करूँगा यहाँ पर। आई वॉज पोस्टेड एज DPO खुशाब, ठीक है। वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ डकैती का। रात को तकरीबन 1:30 बजे वो स्टार्ट होता है, 3:30 बजे ख़त्म होता है। 15 की कॉल चलती है और ASI रिस्पॉन्ड्स टू दैट वेरी इंसिडेंट। और वहाँ पर जो अलार्मिंग चीज़ सामने आती है वो ये आती है कि जो डकैत थे, दे कुड नॉट फाइंड एनी वैल्यूएबल थिंग विच कुड हैव बीन टेकन बाय दोज डेकॉइट्स। वो उधर से एक बच्चे को ले जाते हैं जिसकी एज होती है 14 महीने की, हु वॉज ऑलरेडी ऑन हिज मदर फीड। वो उसको ले जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर, हमारा ASI वहाँ पर गया था, वो सारी चीज़ असेस करता है। जो मैंने कहा ना आपको, फर्स्ट आवर द गोल्डन आवर, वो इसको कंफर्म कर देता है कि यस बच्चा किडनैप हो गया, ठीक है। अब वो जब किडनैप होता है एंड डेक्वाइटी फॉर किडनैपिंग हो गई है, तो बच्चा भी है छोटा, किसी बड़े को नहीं लेकर गए। बड़े को लेके गए होते, हम चेक करते तमाम पुलिस स्टेशन से, यार आपने तो नहीं लिया, कि एजेंसी से चेक करते आपने तो नहीं लिया, एंड देन हम प्रोसीड फर्दर उसमें करते। लेकिन ये बड़ा ही एक चैलेंजिंग केस था। जब ये सारा कुछ हुआ, हमने अपनी जियो फेंसिंग की, हमने CDR निकाली, हमने पूरे रूट का किया हमें, क्योंकि पता था छोटे शहर में तो 2-3 रूट्स होते हैं। वहाँ पर जब हमने जियो फेंसिंग की, वी गॉट अ नंबर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बाग आज़ाद कश्मीर विच वॉज यूज बाय अ लेडी वॉज पार्ट ऑफ दैट डेक्वायर्ड गैंग। रात को 2 बजे मैंने SHO बाग को कॉल की। आई सेंड हिम द डिटेल्स ऑफ दैट वेरी लेडी। आई आस्क्ड हिम कि यार इसने कोई एप्लीकेशन दी होगी, कभी वेरिफिकेशन के लिए आई होगी, कोई इसका सिविल डिस्प्यूट चल रहा होगा, डू यू हैव एनीथिंग इन रिकॉर्ड? ही आस्क्ड मी फॉर 2 आवर्स। मिला सर उसके मुझे, बाद? यस 2 आवर्स का उसने मुझे कहा, सर मुझे टाइम दें, आई विल रिपोर्ट बैक। उसने मुझे कोई 4:40 पे सुबह कॉल की। आई वॉज इन द ऑफिस, क्योंकि हमारे लिए बड़ा सीरियस केस था ये, हमारी सारी टीम लगी हुई थी। वी डिड नॉट स्लीप फॉर 2 डेज़। हमने उस SHO से बात की। SHO ने पूरी फैमिली का, जो आप कहना चाहिए ना कच्चा छट्ठा हम कहते हैं, वो निकाल के मुझे दे दिया कि सर ये खातून ये है, इसके वाले साहब ये टैक्सी ड्राइव करते हैं, इसके अंकल हैं वो इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इसका एक अंकल जो है वो रावलपिंडी में राजा बाज़ार के पास इस फ्लैट में रहता है। तो वी डिस्पैच्ड आवर टीम इमीडिएटली ओवर देयर कि यू गो एंड गेट योर सेल्फ स्टेशन इन रावलपिंडी। देन आई सेंट द एक्सटॉर्शन कॉल जो कि रिकॉर्ड की हुई थी उसके फादर में, हु वाज इन साउथ अफ्रीका, टू आर IGP राव सरदार साहब IGP थे। उन्होंने कॉल सुनी, उन्होंने मुझे कहा नवीद यू शुड फोकस टुवर्ड्स पोटोहार बेल्ट। मुझे नहीं पता थी ये बात कि क्यों उन्होंने की, क्योंकि आई एम फ्रॉम कोयटा और मैंने जहाँ सर्व किया। उन्होंने कहा यार इसमें जो लहजा है ना दैट इज़ पोटोहारी, अच्छा। ठीक है। वी डिस्पैच्ड अनदर टीम टू चकवाल, ठीक है। देन वी वर मॉनिटरिंग दोज नंबर्स विच वर गिवन टू अस बाय द SHO बाग। हमने उनको ऑब्जर्वेशन पे लगा दिया। वी फाउंड आउट कि a group of their family members are traveling from Azad Kashmir Bagh and they are coming towards Atak, ठीक है। वी डिस्पैच्ड अनदर टीम विद द लोकेटर टू अटक, क्योंकि हमें वहाँ पर साइंस बढ़ गए। देन एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना था, वो ये था कि रावलपिंडी में इनके घर पे हम रेड करें या ना करें। अभी तक वी वर नॉट श्योर कि बच्चा वहीं है, ठीक है। तो वी डिड नॉट conduct that raid. My SHO was then Azhar, who was responsible for that very raid. Ejaz was the SHO who was sent to Atak. Atak को चले गए। We got the clue कि जो नंबर हमें उस लड़की का मिला था, that is also active in district Atak. I spoke to the DPO concerned. Rana Shoaib was DPO then. Ishfaq Khan Saab was RPO Rawalpindi. I requested for their assistance. Reason being कि चेलम के दिन थे। चेलम के दिन में सारी पुलिस आपकी उसमें सिक्योरिटी ड्यूटीज़ में होती है। तो दे कोऑपरेटेड विद अस, उन्होंने बड़ी अच्छी हमें फोर्स असिस्टेंस दी। अब जो इशू आया फाइनली, वो आप सुन के हैरान होंगे कि लोकेटर भी हमारे पास है, बट वी वर अनएबल टू लॉग दैट नंबर डिस्पाइट द फैक्ट वी वर इन दैट वेरी विसिनिटी। तो हमें पता है किसने हेल्प की? किसने? वहाँ की जो चौकी थी अटक के, जिस थाने में हम गए थे, चौकी में एक सिपाही था।
मुझे किसी ने कहा कि सर वो सिपाही जो है अगर आप उसको रिक्वेस्ट करें तो वो हमें वो जगह पे ले जाएगा जहाँ पे वो स्टेशन करेंगे लोकेटर और नंबर लॉक हो जाते हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि वो पुराना सिपाही था वहाँ का। मैंने उससे बात की, उस सिपाही से, मैंने उसे कहा कि यार ये वाला बड़ा सेंसिटिव केस है एंड वी नीड योर स्पेशल असिस्टेंस। उसने कहा सर कोई बात ही नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, आई एम अ पुलिस ऑफिसर और मैं आई एम विद यू। ही टुक अस टू दैट पॉइंट। वहाँ पर लोकेटर हमने खड़ा किया, विद इन 10 मिनट्स वो नंबर लॉक हो गया और वी कंडक्टेड द रेड, वी रिकवर्ड दैट बेबी। और उसकी वो जो किडनैपर्स थे दे वर मेकिंग अनदर मूवी एंड दे डिमांडेड 10 करोड़ रुपीज ऑफ एक्सटॉर्शन फ्रॉम हिज फादर। जब बच्चा रिकवर हो गया, हिज फादर वॉज बैक टू लाहौर। वो लाहौर आया इन डिस्ट्रिक्ट खुशाब, ही केम टू खुशाब। मैंने उससे पूछा यार अगर पुलिस आपकी रिकवर कराने में नाकाम होती तो आपने कितने में उनके साथ डील करनी थी? ही सेड मैं सर 1 करोड़ तक मैं डील कर लेता। मैंने कहा व्हाट डू यू डू इन साउथ अफ्रीका? ही सेड आई हैव मल्टीपल स्टोर्स ओवर देयर। जब मैंने उसके घर को विजिट किया, हडाली गांव था और वो घर माशाल्लाह से उसका इतना अच्छा था कि आई वॉज अमेज टू सी कि पूरा गांव ही दे आर सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका। और वो जो घर बना हुआ था जैसे आप डिफेंस के किसी घर में चले जाएं। अच्छा, जब अगवा बराए तवान का केस होता है और तवान मांगा जाता है, रैंसम अमाउंट जो है, वो आप लोग क्या प्रेफर करते हैं? दे दी जाए और उसके बाद पकड़ा जाए, या आप ये मौका नहीं आने देते? हम हर सीन क्राइम पे काम करते हैं, हम देखते हैं कि किस किस्म का सेंसिटिव है। ऐसे भी सीन होते हैं जिसमें हम पैसे रख के ले जाते हैं, जैसे ही वो इंडिविजुअल आता है वी असली अरेस्ट वैसे हिम। निकली? असली भी रखते हैं, नकली भी रखते हैं, पत्थर भी रख देते हैं, ठीक है, लेकिन सेंसिटिविटी को देख रहे होते हैं कि कितना सेंसिटिव केस है। डिपेंड, ये जो वेरी केस मैंने आपको बताया हमें 1 रुपया भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। तो ये इसमें चीज़ें वेरी करता है फ्रॉम केस टू केस, हर केस की डायनेमिक्स अलग है। अभी रिसेंटली मैं न्यूज़ में देख रहा था, लाहौर से एक जनरल हॉस्पिटल और एक मियो हॉस्पिटल, नौमलूद बच्चा वो अगवा हो गया, उसे कैसे रिकवर किया? अच्छा, ये बड़े चैलेंजिंग केसेस थे हमारे लिए दोनों। रीज़न ये है कि एक केस रिपोर्ट होता है 1 सितंबर को फ्रॉम जिन्ना हॉस्पिटल कि जी वहाँ से जो बच्चा है वो न्यू बॉर्न बेबी, ही हैज़ बीन किडनैप्ड, बट थैंक्स टू द CCTV फुटेज अवेलेबल विद द हॉस्पिटल, ठीक है, उन्होंने हमें वो दी। हमने देखा उसमें कि कितनी ख़वातीन थी, किस तरह से लेके जा रही हैं, कहाँ निकली हैं, तो वहाँ से हम उसको फॉरवर्ड ट्रैकिंग पर और बैक ट्रैकिंग पर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये अमला जो था वो हॉस्पिटल का था या अननोन लोग थे? ये अननोन लोग थे, हॉस्पिटल का अमला नहीं था। हॉस्पिटल का अमला कभी भी ऐसी गैर जिम्मेदारी नहीं करता, क्योंकि बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट, देखें गवर्नमेंट सर्विस में आने के लिए ना आपको मल्टीपल स्टेजेस हैं जो कि आपने क्वालिफाई करने होते हैं, देन यू आर अपॉइंटेड एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। चाहे वो मैं हूँ या मेरा कांस्टेबल है, उसको मल्टीपल चीज़ों से, एजेंसीज़ की रिपोर्टों से, उसके इलाके का, उसके फैमिली में कोई क्रिमिनल तो नहीं है, वो सारा कुछ जब वो नहीं होते तब दे आर अपॉइंटेड एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। अच्छा, अब ये जो दोनों खवातीन थीं देवर अननोन, ये केस रिपोर्ट होता है हमें 1 सितंबर को। बच्चा होता है 2 दिन का, 10 साल बाद माँ बाप को अल्लाह ताला ने बच्चे की खुशखबरी दी होती है। तो इट वाज अ वेरी वेरी सेंसिटिव केस। ये ऐसा नहीं था कि 10वां बच्चा था जो उन्होंने पैदा किया और डेड बर्ड और बच्चे को बॉडी छोड़ के वो चले गए, ठीक मोटिव है। क्या था? मोटिव ये था, मोटिव ऑफ द क्रिमिनल्स वाज कि दे वांटेड टू हैव अ बेबी, ग्रो हिम अप, ठीक है, एंड शो दैट कि इट इज़ देयर ओन बेबी। बट ये तो पहली इन्वेस्टिगेशन में हमारे सामने है। जो दूसरा केस हमें रिपोर्ट होता है 25 सितंबर को फ्रॉम मियो हॉस्पिटल, सेम मॉडस ऑपरेंडाई। जब सेम मॉडस ऑपरेंडाई होता है, अलार्म्स रिंग करते हैं, बेल्स रिंग करती हैं कि क्या आर दे अंडर द पैटर्नेज ऑफ गैंग जो इस तरह के काम करवा रहा है। कि सेम मॉडस ऑपरेंडाई पे खातून यहाँ पर भी आती है, एक मॉडल टाउन वाले डिवीज़न में भी हमारे जाती है, और सेम छोटे न्यू बॉर्न बेबीज़ को पिक करते हैं। तो हम उस पर अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, हम उसकी एनालिसिस करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पर ये बच्चे ले जाए सकते हैं। तो पहली चीज़ हमारे सामने आती है वो ये होती है कि ऐसे कपल्स जिनके पास अल्लाह ताला ने उनको बच्चे की नेमत से नहीं नवाजा, दे पे हैवी अमाउंट्स टू गेट दिस बेबीज़, ठीक है, एंड ग्रो देम अप एंड अडेप्ट देम, ठीक है, अडेप्ट कर लेते हैं वो उसको और वो ग्रो अप इलीगल? करते हैं। इलीगल प्रैक्टिस भी है, ये लीगल भी है, बट ये कि उसका एक प्रोसीजर है लीगल का। जैसे हमारी ईदी सर्विस है वो भी बच्चे हैंड ओवर करती है, बट यू हैव टू सबमिट अ श्योरिटी बॉन्ड कि आप इसकी केयर करेंगे, ये सारा कुछ होगा। दिस इज़ इलीगल प्रैक्टिस, ठीक है ना। ये वाली जो थी स्पेसिफिकली, एक में बेटा था जो मॉडल टाउन से था, एक यहाँ पर बेटी थी। अब ये चीज़ अगेन अलार्मिंग थी कि वाई बेटा बेटी, अगर गैंग होता तो वो तो एक ही टारगेट करते ना कि बेटा ही करना है या बेटियाँ करनी है, बिल्कुल। ठीक है, और बेटी करनी है तो क्यों करनी है, बेटा करना है तो क्यों करनी है। बेटे की कीमत उसमें ज़्यादा होगी क्योंकि आपको पता है हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, बेटी की कीमत कम होगी। तो ये मुझे थोड़ा सा खटक रहा था कि वी आई वॉज माई सेल्फ सुपरवाइजिंग दिस अलॉन्ग विद माई टीम SPCT इन्वेस्टिगेशन एंड वी आर सबमिटिंग रिपोर्ट टू RDIG इन्वेस्टिगेशन एंड CCP लाहौर ऑन डेली बेसिस। सेकंड वाले में जो मोटिव होता है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। 42 ईयर्स की है जो हमारी अक्यूज है राबिया। शी वॉज इनिशियली मैरिड, हैड 4 चिल्ड्रन, शी गॉट डाइवोर्स्ड, ठीक है, शी डिड अनदर मैरिज विद अ 23 ईयर्स ओल्ड गाय,
बट कुड नॉट हैव अ बेबी आफ्टर लैप्स ऑफ 2 years. ठीक है, शी वॉज बींग टीज्ड बाय हर इन लॉज कि जी आपको तो बच्चा ही नहीं हो रहा, बच्चा ही नहीं हो रहा, अल्लाह ताला आपको बच्चे की नेमत से नहीं नवाज रहा। तो वो उसके जहन में जो क्रिमिनल उसका माइंड था, वो जो मैं बात कर रहा था ना, एवरी वन बॉर्न इज़ अ क्रिमिनल, वो क्लिक करता है, वो प्लान करती है कि वेयर शुड आई गेट अ बेबी, जो मैं आज से 6 महीने बाद, 10 महीने बाद, साल बाद अपने फैमिली वालों को बता सकूँगी अल्लाह ताला ने मुझे नवाज दिया। तो शी कमिट्स दैट ऑफेंस। अब इनको जो अरेस्ट करना होता है, देखें इस पर बहुत सारी एफर्ट होती है। वी हैव टू व्यू अ नंबर ऑफ फुटेजेस, thousands of footages of hundreds of cameras installed at different locations. हमें लोगों को इंटरव्यू करना होता है। इसमें जो ये सेकंड केस था, इसमें एसपी सिटी इन्वेस्टिगेशन, एसपी सिटी ऑपरेशंस, उनके एसएचओज, उनके इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की एक टीम एफर्ट थी जो ये बच्ची रिकवरी। कितने दिन में हुई? शी वॉज रिकवर्ड इन 5 days, और जो पहला वाला था उसमें 2 days में। अब जो मैं आपको देखूँ ना, जो मैं बात कर रहा था कि कॉन्फिडेंस किस तरह पब्लिक का बिल्ड होता है, जो पहला बच्चा रिकवर हुआ, उनके पेरेंट्स ने उस बच्चे का नाम एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन डॉक्टर अयाज के नाम पर मोहम्मद अयाज रखा। यहाँ जो बेबी रिकवर हुई, दे रिक्वेस्टेड डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर कि आप इसका नाम रखें, तो उसने फातिमा कासिम इस बेटी को नाम दिया। तो ये सब हमारे अपने बच्चे हैं। जैसे अगर मैं अपने आप को या आपसे मैं क्वेश्चन करूँ, आप सिर्फ इतना सा जहन में लाएं कि आपका बेटा है या बेटी है एंड ही इज़ मिसप्लेस्ड, ही इज़ गॉन मिसिंग, तो आपकी क्या हालत होगी? समझ सकता हूँ मैं। मुश्किल होगा। आप कहेंगे सर छोड़े इंटरव्यू और ये और वो, आई एम गोइंग टू माई होम, आई अ वेरी सीरियस इमरजेंसी। तो उन वालदैन का देखें ना, जो जिनके 5 दिन के लिए बच्चा घूम रहा, जिनके 2 दिन के लिए वहाँ पर बेटा जो अल्लाह ताला ने 10 साल बाद दिया था वो या मिसिंग हो गया। तो द क्रेडिट गोज़ टू द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कि उन्होंने हमें इतना फैसिलिटेट किया। एंड वी हैव सो मैनी फैसिलिटीज़। अब फैसिलिटीज़ क्या है हमारे पास? वी हैव पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी, वी हैव कन्विंस द पब्लिक टू इंस्टॉल सीसीटीवी कैमराज कि वो किसी की हेल्प करें। एंड वी रिवार्ड दोज इंडिविजुअल्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जिनके सीसीटीवी कैमरास की मदद से हम इनको ट्रैक करने में कामयाब होते हैं। हम ना सिर्फ उनको रिवार्ड करते हैं, वी गिव देम अ सर्टिफिकेट कि यू आर इमदादी पुलिस, जो कि एक हमारी पब्लिक की लैंग्वेज है कि इमदादी पुलिस हैं। दे प्लेड अ पॉजिटिव रोल इन कंट्रोलिंग अ क्राइम एंड in these very specific cases recovering those babies and handing them over to their parents. दुनिया भर में एक ट्रेंड है, डार्क वेब पे हिटमैन हायर किया जाता है, उसे सुपारी दी जाती है, मतलब कि एक शूटर है उसे सुपारी दे दी गई। क्या पाकिस्तान में लाहौर में इस तरह के इंसिडेंट होते हैं कि डार्क वेब या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है वो हिटमैन हायर हुआ और उसके ज़रिए किसी ने अपनी दुश्मनी या जो भी काम करवाने वारदात करवा दी? ये बिल्कुल होते हैं, और आज से नहीं, ये बहुत पहले से होते हैं। ठीक है, ये जो क्रिमिनल्स हैं ना, दे हैव मल्टीपल गैंग्स ऑपरेटिंग ग्लोबली। वो हायर करते हैं, पे ऑफ करते हैं, ह्यूज अमाउंट्स करते हैं। किसी की दुश्मनी है, वो अपने दुश्मन को मारने के लिए इस तरह से पे ऑफ करता है, हिटमैन हायर करता है। देखें, अब तो जैसे मैं पहले आपको कह रहा था, पहले एक दौर था जब शेर शाह सूरी ने यहाँ पर हुकूमत की, तो उसने जब जीटी रोड बनाया तो उसके जो पैगाम रसा थे वो घोड़ों पे ट्रैवल करते थे, हर 20 मील के बाद रुकते थे और वो न्यूज़ इस तरह से पहुँचती थी। फिर एक दौर आया जहाँ पर आपने कबूतर के पैर के नीचे रखा, उसको आपने पूरा ट्रैवल करवाया, वो खबर रसां होता था। फिर एक दौर आया जहाँ पर एक रेडियो पे रात को खबरनामा चलता था, पूरा गांव बैठ के सुनता था कि यार दुनिया में हो क्या रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या उनके शहर की कोई खबर है, और शहर की खबर आती थी वो ज़्यादा खुश होते थे। तो ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, दे हैव डेवलप्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। एक वक्त था जब आई वॉज अ स्कूल गोइंग चाइल्ड, तो हमें लोग कहते थे यार एक फ़ोन आएगा जिस पे आप अपनी तस्वीर भी देख सकोगे, जिससे आप बात करें उसकी भी तस्वीर देख सकोगे, पीटीसीएल विटीसीएल। हम कहते थे यार ये कहाँ होना है। देन आज हो गया 3310 आया। है। सबसे पहले मुझे याद है मोबिलिंक की फ्रेंचाइज खुली कोयटा में, जिना रोड पे रश लगा होता था, रोड ब्लॉक था, यानी रात के 2 बजे आप कोयटा में नहीं एक्सपेक्ट करते कि लोग निकले। वो रश रश ही रश। और 3310 की वो सिम ली उन्होंने, जहाँ पर इनकमिंग कॉल के भी पैसे थे, मैसेज सेंड करने के 3 रुपए थे उस वक्त, वो ट्रेंड था। आज वो वक्त आ गया है कि यू कैन लॉग इन विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट ऑन एनी एप्लीकेशन फॉर अ ट्रायल पीरियड ऑफ 7 days। और जो क्रिमिनल्स हैं दे ऑल्सो डू दैट। उन्होंने क्या किया, क्राइम एक्टिविटीज़ में अपने आप को सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि पबजी एक गेम है, उस पर चैटिंग कर रहे हैं, चैटिंग में टारगेट दे दिया कि आई विल सेंड यू दिस मच अमाउंट। अमाउंट कैसे आ रहा है? बाइनांस से, यूएसडीटी से किसी को कह रहे हैं कि यार उसको उधर पेमेंट क्रिप्टो कर के देना। ज़रिए। क्रिप्टो के ज़रिए करें। आजकल क्रिप्टो है, पहले हुंडी हुंडी होती थी, अब हुंडी मॉडर्न फॉर्म में बाइनांस के इस किस्म की एप्लीकेशन में आप जहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, वो ये नहीं करते बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन करना, अदरवाइज दे विल बी अरेस्टेड। उनका तो जो क्राइम है वो अपने फुटप्रिंट्स छोड़ता ही छोड़ता है। ठीक है ना, एक चीज़ ये, और दूसरा ये कि क्रिमिनल रिटर्न्स बैक टू द क्राइम सीन, वो वापस आता ही आता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें भी हैं हमें जो बड़ा सपोर्ट करती हैं। बट ये शूटर गैंग यकीनन है, शूटर्स हायर किए जाते हैं, दे हिट एंड रन
एंड अरेस्टेड। ये जो ट्रेडिशनल शूटर्स थे वही अब ये वाले काम कर रहे हैं या ये जो डिजिटल शूटर्स बन गए हैं वो अलग हैं? लेकिन जो ट्रेडिशनल शूटर्स हैं दे हैव डिजिटाइज देमसेल्व्स। टाइम के साथ साथ टाइम के साथ डिजिटाइजेशन इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग वी आर फेसिंग इन कंट्रोलिंग क्राइम, एंड यस वी आर ऑल्सो बीइंग फैसिलिटेटेड बाय डिजिटाइजेशन, बट उनकी जो डिजिटाइजेशन हुई उससे हमें चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे आपने खुद कहा कि हिटमैन हायर करना है किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू, उसको बताना है कि यू विल रिसीव दिस मच अमाउंट ऑफ मनी इन एनी अदर कंट्री यू लाइक, एनी अदर एरिया यू लाइक, एनी ऑफ योर रिलेटिव जो आप रेफर करते हैं हम उसको दे देते हैं, बट आप हमारा ये काम कर दो। रिसेंटली 2 days बैक आई वॉज लिसनिंग टू अ केस रिपोर्टेड फ्रॉम बदामी बाग, मोस्ट प्रोबेबली द हिटमैन वॉज अ Pashtun guy, newly migrated to Lahore, and he was hired by another of his relatives या क्लोज जो उनके सर्कल होता है उसमें से एक बंदे ने उसको हायर किया। ही टोल्ड हिम कि गेट दिस 50,000 रुपीज़ एंड हिट माई एनिमी। वो कहता है आई वॉज अमेज्ड कि मुझे 50,000 मिल रहा है। मैं गया, मैंने उसको गोली मार दी। गोली मार के ही रैन अवे टू कराची। पुलिस traced him, arrested him from Karachi, brought him back, and when I interviewed him, he was crying that जी मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मुझे तो पता नहीं था कि मैं इसके पास आया हूँ, इसने मुझे एज अ हिटमैन हायर करके अपने ही दुश्मन को मरवा दिया। तो इस तरह की ये तो बड़ा ही सिंपल केस है, बट अगर इसमें कॉम्प्लिकेटेड केसेस हो, हम देखते हैं कि व्हाट्सएप पे ये सारी चैटिंग हुई है और उन्होंने हायर किया। अनटिल एंड अनलेस उसमें जो हमें चैलेंज है, अगर हमें व्हाट्सएप की चैट नहीं मिलती, हमें ये नहीं पता चलता कि किस आईपी एड्रेस पे वो लॉगिन हुआ है, तो वी आर आप समझें इनकैपेसिटेटेड। हमें बड़ी हर्डल होती है उसको ट्रेस करने में, बट हम कर लेते हैं, टाइम लैप ज़रूर आता है। हमारी रिक्वेस्ट थी गवर्नमेंट से, हमने काफ़ी सारी चीज़ों की डिमांड की। फॉर एग्जांपल पुलिस चाहती है कि हमें आईपीडीआर मिले, विच वी डोंट हैव नाउ। हमें जो जियो फेंसिंग का डाटा है वो मिल जाता है, बट आईपीडीआर लेना इस वक्त एक टाइम की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है, क्योंकि अब देखिए वो अभी किससे मिलते हैं? एफआईए से? वो हमें एफआईए से मिलता है, आईबी से मिलता है, बट ये कि हमें टाइम लैप्स हो जाता है, ठीक है ना। अब टाइम जो है, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। पुलिस वाले के पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं जब हम बंदे को कस्टडी में लेते हैं। वी हैव टू प्रोड्यूस हिम बिफोर द कोर्ट। अभी कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो आगे हमें फर्दर पुलिस रिमांड दे या ना दे, वो उसको डिस्चार्ज कर दे, वो उसको जुडिशल कर दे। तो व्हाट विल बी द आंसर गिवन टू द विक्टिम, द कंप्लेनेंट ऑफ दैट वेरी एफआईआर, कि हमें आईपीडीआर लेते लेते 1 महीना लग गया, हमें आईपीडीआर लेते लेते 2 महीने लग गए, तो ही विल क्रिटिसाइज अस। एक काफ़ी आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, बट लोग पूछते हैं कि वाई इज़ पुलिस हैविंग अ नेगेटिव इमेज इन द सोसाइटी, ठीक है ना। उसकी वजह यही है, नंबर 1 वजह यह है कि जब कंप्लेनेंट हमारे पास एफआईआर रजिस्टर करवाता है, एक एफआईआर में 2 साइड्स हैं, एक राइट पे एक रॉन्ग पे। क्या कंप्लेनेंट राइट पे है, अक्यूज ने चलान होना है, कंप्लेनेंट रॉन्ग साइड पे, पर्चे ने खारिज होना है। बट हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एक एफआईआर करवा देते हैं कि यार मैं इत्थे उत्थे एफआईआर करा छड़ी है, हुण पुलिस ही इनू वेखेगी, ठीक है, चाहे वो इसमें पर्चा काफ़ी कैंसिल भी फर्जी होना। भी आती है ना आपके पास? फर्जी आती हैं, मैं आपको फिगर कोट करता चलता हूँ यहाँ पर। 2023 में वी कैंसल्ड 55,000 एफआईआर्स। जो मुखालिफ पे that makes around 20 to 25% of FIR registered, ठीक है ना। and those cases are being quashed by the competent courts, some are under trial as well, ठीक है। likewise जो मेरा कहने का मकसद ये था, 20 to 25% स्टिल ऐसी FIRs हैं जो कि बेस्ड ऑन फॉल्स फैक्ट्स होते हैं, तो वी कैंसिल दोज FIRs। बट ये कि जिस बंदे पर वो FIR हुई है, वो जिस एग्नी से गुजरा है, उसका आंसरेबल कौन है। अक्सर ये इल्ज़ाम लगता है पुलिस पे, तफ्तीशी पे, कि जितने पुलिस के पास अनट्रेस्ड केसेस होते हैं वो डाल दिए जाते हैं। मिसाल के Yes, तौर पे yes. किसी एक ने कोई बाइक चोरी की है, वो पकड़ा गया, तो जो 50 बाइक चोरी के दूसरे पर्चे हैं वो भी इस पर डाल देंगे और मनवा लेंगे। दिस इज़ अ नेगेटिव प्रैक्टिस। होता है Yes, नंबर पूरा करने के लिए। होता है, बट यस नंबर गेम तो देखें, फिगर गेम तो है ही है ना। अब वो अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए तफ्तीशी साहब क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि जी सर मैंने पकड़ा है, इसने ये FIR तो की है, लेकिन इससे जो 50 पिछली चोरियाँ हुई हैं वो मैं क्या करूँ। ये एक गलत प्रैक्टिस है। वी इंक्वायर इनटू दिस मिसकंडक्ट्स बाय आर जूनियर्स एंड वी रिप्रिमांड देम, हम उन्हें सज़ा भी देते हैं, ठीक है। हम इस चीज़ को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते। इट इज़ अ नेगेटिव प्रैक्टिस, और बड़ा क्लियर मैसेज है हमारे लिए, हमारे लोगों के पास, कि जो पुलिस है कि आपने उतना ही उसको चालान करना है जितना उसने ऑफेंस किया। हाँ, अगर ही इज़ अ रिपीटेड ऑफेंडर, वो 50 कर चुका है और 51वीं वारदात पे पकड़ा गया है,
तो ड्यूरिंग इंटेरोगेशन वो इंकशाफ करता है, वो रिवील करता है कि सर मैंने तो वो भी की थी, वो भी की थी, वो भी की थी, मैं आपको रिकवरी भी करा देता हूँ, मैं आपको बंदा भी पकड़वाता हूँ, देन ही डिजर्व्स दैट डोज। अच्छा, एक और इल्ज़ाम लगता है कि पुलिस ने तफ्तीश का रुख जो है वो चेंज कर दिया। कुछ केसेस में मुद्दई जो है वो इल्ज़ाम लगाते हैं, कुछ केसेस में असल में इस तरह की चीज़ें होती हैं जो रिपोर्ट भी होती हैं। अगर कोई आपके इंफॉर्मेशन में, नॉलेज में इस तरह की चीज़ आ जाए कि पुलिस वाला जो है उसने कुछ गड़बड़ की है, तो एक्शन होता है, पकड़े जाते हैं। यस, सेक्शन होता है। और ये देखें जो मेरा ऑफिस है ना, स्पेसिफिकली यहाँ से तो चीज़ें आके स्टार्ट ही तब होती हैं जब कंप्लेनेंट या जो अक्यूज्ड है ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन टेकन बाय द आईओस, तो वो यहाँ पर आते हैं। बट आईओ के ऊपर जो सुपरवाइजरी टेयर्स है ना, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर की मैं बात कर रहा हूँ, जो तफ्तीशी अफसर है उसके ऊपर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट टेयर हो गया, सेकंड टेयर है डीएसपी इन्वेस्टिगेशन, थर्ड है एसपी इन्वेस्टिगेशन, फोर्थ मेरा टेयर है, देन हमारे डीआईजी साहब इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑल्सो अवेलेबल, CCPO साहब लाहौर इज़ ऑल्सो अवेलेबल, IGP ऑफिस इज़ अवेलेबल। ये तो वो ऑफिस हैं जो कि हु आर बाउंड टू इन्वेस्टिगेट ऑल दोज केसेस। एक केस है, आउट ऑफ अ सडन मुझे पता चलता है कि जी इसमें कोई मिसकंडक्ट हुआ है, इंचार्ज को भी नहीं पता, डीएसपी को भी नहीं पता, एसपी को भी नहीं पता, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आई कैन कॉल ऑल माई टीम मेंबर्स टू इंक्वायर इनटू दिस मैटर। और अगर इस तरह से होता है तो वी सस्पेंड दैट वेरी आईओ, वी स्टार्ट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट दैट आईओ, डिपार्टमेंटल पनिशमेंट दी जाती हैं। पुलिस रूल का चैप्टर है हमारा इस पे पूरा कि आपने रिवार्ड एंड पनिशमेंट्स किस तरह करना है, ठीक है, वो हम करते हैं। देन गवर्नमेंट के काफ़ी सारे इसमें नोटिफिकेशन हैं कि हम किस P&O रूल्स में करेंगे, E&D रूल्स में करेंगे, किस में हमने प्रोसीड करना है, वो हम करते हैं। ये प्रैक्टिस होती है, इसको हम क्या कहते हैं डिस्क्रेडिट भी करते हैं, इसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हमारे ऑफिस की बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि कोई इन्वेस्टिगेशन करा तो ये तो आईओ शुड बी रिस्पॉन्सिबल, हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, एंड द इन्वेस्टिगेशन शुड बी चेंज आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन इन द बोर्ड फॉर चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो बोर्ड फॉर चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसमें कंसर्न एसपी हमारे जो हैं AVLS पहले वो थे, अब SPCROs के मेंबर हैं, and I being as SSP Investigation Lahore chairs that board for the first change of investigation. If any individual is not satisfied by the investigation conducted by the officer जिसको मैंने वो investigation दी है, he can come up with his application to DIG investigation for second change of investigation. Second change of investigation is headed by DIG investigation and countersigned by CCPO साहब लाहौर। अच्छा, वो उससे भी मुतमईन नहीं होता, फिर क्या we have करें? another opportunity for them, we have another platform for them, that is the IGP office, additional IGP investigation के पास वो जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएगा। he shall call the IO concerned, he can take feedback from us as well, and he is at liberty to decide the fate of investigation conducted during the second board by an officer ऑफ द रैंक ऑफ एसपी और डीएसपी। वो उसको चेंज कर सकते हैं, उनकी अपनी वहाँ पर टीम है, वो उसको कर सकते हैं। ये तो 3 फोरम हैं जो मैंने आपको बताया। चौथा फोरम क्या है? चौथा फोरम है कोर्ट। कोर्ट में भी जाके वो अपने दलाइल दे सकता है अपने हक में कि सर ये मेरे साथ जाती हुई, कोर्ट कैन क्वैश दैट एफआईआर। क्या आवाम के, एक शहरी के पुलिस स्टेशन जब जाता है, उसके साथ कोई मसला होता है, उसने तफ्तीश करवानी है, पैसे लगते हैं उसके? देखिए ये कंप्लेन बहुत ज़्यादा आती है हमारे पास, पैसे लगते हैं उसके जो पैसे देता है, ठीक है पैसे ना? नहीं देगा, काम जल्दी नहीं होगा। काम जल्दी, स्पीड मनी जिसको आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। वी हैव बड़ी स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है। जो प्री रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर का सारा प्रोसेस है, वी हैव कंट्रोल रूम्स, वी हैव ऑपरेशन रूम्स इन ऑल एसपीज ऑफिसेस एंड डीआईजी ऑपरेशन के ऑफिस में भी, जहाँ पर ये मॉनिटरिंग होती है कि 15 की कॉल कब चली। अब 15 की कॉल चली, किसने देखना है? हमने नहीं देखना उसको, उसको सेफ सिटी अथॉरिटी ने देखना है, जैसे सेपरेट अथॉरिटी। वो इमीडिएटली आपके पास रेफ़र करेगी, यू गिव योर रिस्पॉन्स, टीम वहाँ पर जाती है, वो देखती है कि ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ, और वो एप्लीकेशन वहाँ से लेती है। अब एप्लीकेशन जब थाने पहुँच गई तो एप्लीकेशन उस कंप्लेंट को एफआईआर में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगता है? वी हैव सर्टन टाइम लाइन फॉर दैट। क्राइम अगेंस्ट पर्सन होगा विद इन 24 आवर्स, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी होगा विद इन 3 डेज़, उसमें डिफरेंट नेचर है, ठीक है। वाइट कॉलर क्राइम जिसको आप कह लेते हैं, चेक बाउंस है, 420, 468, 471 है, उसमें वी हैव 7 डेज़, और उसके बाद आपने क्लोज़ करनी है उसको, उसके बाद और कोई चांस नहीं आपको, आप क्लोज़ कर दें अगर आप समझते हैं कि गलत है। अब सवाल पैदा होता है जहाँ पर ये क्लोज़ होती है, वो लोग ये क्लेम करते हैं कि जी स्पीड मनी मांग रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, खर्चा पानी मांग रहे थे, ठीक है। अब तो आप हमारे थाने जाके देखें, आपको लगेगा कि आप किसी 5 स्टार होटल में बैठे हुए। हमने तो इतना उनको लेविश बना दिया, हमने वहाँ पर पानी क्या चाय की फैसिलिटी रखी हुई है। अक्सर हमारे थानों में जो है कैफ़ेज़ बने हुए फॉर फैसिलिटेशन ऑफ दीज पीपल। और मैं आपको बताऊँ, जहाँ पर ऐसे ऑफेंसेस होते हैं, मैं यहाँ बैठा हुआ था लास्ट फ्यू डेज़ बैक, आई वॉज हेयरिंग अ केस, तो
तो जो खातून थी वो वहाँ कहती हैं कि सर ਤੁਹਾਨੂੰ याद है ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ जब ਤੁਸੀਂ SP सिटी ऑपरेशन थे। आई डिडंट रिमेंबर। किस चीज़ के? वी हैड वेरी हाई प्रोफाइल ऑफेंस ओवर देयर, बच्चों की किडनैपिंग हो रही थी, तो आई यूज़ टू विजिट द हाउसेज ऑफ द मदर्स। आई यूज़ टू, मैंने कैंप लगा लिया था बादामी बाग में, मैं वहीं पर जाता था, अपने ऑफिस नहीं जाता था, और पूरी टीम हमारी वहाँ पर थी। द लेडी वॉज फ्रॉम बादामी बाग एंड आई, उस वक्त क्योंकि मेरे पास जो पैसे थे मैंने 20,000 उसको पे किए होंगे, और मुझे नहीं पता था उसने किस लिए उसको यूज़ करना है। शी सेड कि आई वॉज प्रेगनेंट एट दैट टाइम, आई डिड नॉट हैव मनी टू गो फॉर माई सर्जरी और जो भी है, तो तुसी जो पैसे देते थे वो 10 साल का बेटा हुण ए बैठा है, ठीक है ना, 10 साल हो गए उसके बच्चा पैदा हुआ, तो वो भी साथ आया, तो मुझे नहीं पता था। तो आप इतनी बड़ी बड़ी नेकियां कर जाते हैं, इसमें अल्लाह ताला की आप पे ख़ास रहमत होती है। तो ये जो SHOs हैं, हमारे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारे ही अच्छे हैं, 5% गंदे भी होंगे, 5% वो प्रॉब्लम भी क्रिएट लेकिन करते बाकी पुलिस उन 5% की वजह से बदनाम हो हैं, जाती है, बदनाम हो जाती है, परसेप्शन बन जाता है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, ठीक है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, दरमियाने लोग भी हैं, एवरेज लोग भी हैं। आप जो आपका करेक्टर है, मैं अपनी सारी फोर्स को ये बड़ा क्लियर मैसेज देता हूँ हमेशा जब हमारी मीटिंग्स होती हैं कि फोकस ऑन योर इंटेग्रिटी नॉट प्रोफेशनलिज्म। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप प्रोफेशनल ऑफिसर बन जाएंगे, आप काम सीख ही जाएंगे, आपको इतने मेंटोर्स मिलेंगे, इतने वो मिलेंगे, लेकिन इंटेग्रिटी पर अपने कंट्रोल करें। और दूसरी चीज़ जो मैं सबके लिए कहता हूँ कि जितनी चादर आप देखते हैं उतने ही पाँव फैलाएं, मैंने पहले भी कोट किया, अपने पुलिस वालों को भी ये कहता हूँ। अच्छा, इस टाइम पे थाने जो हैं वो तो 5 स्टार होटल की तरह बन गए हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, इनिशिएटिव लिया पंजाब पुलिस ने, अच्छा काम हुआ। लेकिन थाने के गेट पर और जो अंदर बैठा हुआ अफसर है ना, वो पहले की तरह है, जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग होती थी वो अभी भी बदमाशी वाला हिसाब है। जिस तरह कहते हैं ना कि एक इलाके का जो SHO है वही बदमाश होता है। ये जो सेइंग है ना, ये वैसे पुलिस वाले ज़्यादा इसको ऑन करते हैं कि जी जो SHO है उससे बड़ा बदमाश कोई नहीं होना ऐसे ही चाहिए। है। अगर वो सबसे बड़ा बदमाश नहीं होगा, उसकी रेट वहाँ पर नहीं होगी, तो लेकिन बहुत आम सारे शहरी जो है छोटे वो डरते हैं उससे। छोटे छोटे बदमाश वहाँ पर पैदा हो जाएंगे, जो कि आम शहरी की लाइफ को बहुत मुश्किल बना देंगे। अब इसमें ये वाला सवाल कि जो संगतरी खड़ा है वो क्या कर रहा है, वी हैव इंस्टॉल्ड आवर कैमरास ऑन ऑल द पुलिस स्टेशन मेन गेट्स टू ऑब्जर्व द कंडक्ट ऑफ दैट वेरी पुलिस कांस्टेबल जो वहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ही इज़ अंडर आवर सर्वेलेंस। जहाँ हमें पता चलता है वी टेक एक्शन अगेंस्ट देम, हम उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन भी लेते हैं, साथ ही साथ लीगल एक्शन भी लेते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये खासा है पंजाब पुलिस का कि जितनी अकाउंटेबिलिटी इस डिपार्टमेंट में है, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कहीं नहीं है। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी तो हमारी एक है, मल्टीपल फोरम्स हैं जो हमें अकाउंटेबल ठहराते हैं। फॉर एग्जांपल कोर्ट्स हैं, वो हमारी इन्वेस्टिगेशन में देखती हैं, डिसाइड करती हैं, वो रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR को देखती हैं, वो डिसाइड करती हैं, हिबिस को देखती हैं। मीडिया है, मीडिया भी बड़ा ओपन है, यानी उसका हक बनता है कि वो क्रिटिसाइज़ करे जो उसको न्यूज़ मिलती है, बट आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन, विदाउट वेरिफिकेशन नहीं। ये कंप्लेन हमारे पास आती है, सिर्फ पुलिस से रिलेटेड कंप्लेंट नहीं है, हमारे माशरे में, हमारे सिस्टम में इस तरह की चीज़ें कि जी स्पीड मनी लगा दो, थोड़ा सा तेल डाल दो या ग्रीस लगा दो तो काम तेज़ चल पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारे माशरे का नहीं, पूरी ग्लोबल इशू है ये। अच्छा, जब अभी हम आए आपका पॉडकास्ट करने तो खुली कचहरी लगी हुई थी आपकी, और उसके अंदर लोग आ रहे थे आपके पास। खुली कचहरियाँ लगाने से जो आवाम है उसको कितना फ़ायदा हुआ? देखिए, जब मैंने CSS किया, ट्रेनिंग्स पे गए, दुनिया में होती हैं इस तरह की प्रैक्टिसेस? दुनिया में होना हो, पाकिस्तान में बड़ी ज़रूरी है। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान की आबादी आप देख लें, दुनिया की आबादी देख लें, हम वी आर नॉट कंपेयरिंग पाकिस्तान विद अदर कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ठीक है ना, जहाँ पर पॉपुलेशन बड़ी, मेरा ख्याल मिलियंस में होगी, चंद मिलियंस में होगी। वी हैव अ पॉपुलेशन अब अराउंड 230 मिलियन, ठीक है ना। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जब हम पढ़ रहे थे ना, वहाँ खुली कचहरी हमने किसी कानून में नहीं पढ़ी। रीज़न बीइंग कि पुलिस की हिस्ट्री है, आप स्टार्ट करें जो पाकिस्तान में है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द पुलिस एक्ट 1860 जो ब्रिटिश लेकर आए। 1934, 1937 PPC बना, CRPC बना, एविडेंस एक्ट बना, फिर फर्दर कानून बनते गए, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान का अपना कॉन्स्टिट्यूशन आया, उस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद सर्टन हमने एक्ट्स बनाए, ऑर्डिनेंसेस बनाए, हमारी सिविल सर्विस थी, उसमें पुलिस सर्विस इज़ अ पार्ट इन पाकिस्तान। बाकी हमारे हमसाया मुल्क में इंडियन पुलिस सर्विस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। तो ये एक कॉलोनियल लेगेसी है जिसको हम लेके चल रहे हैं, बट वी हैव रिफॉर्म्ड इनटू अ पैटर्न कि यहाँ पर पाकिस्तान की हम बात सुने। वी कंसिडर आवरसेल्व्स एज अ सर्वेंट ऑफ पब्लिक, वी डोंट कंसिडर आवरसेल्व्स एज द रूलर ऑफ पब्लिक। वो जो ब्रिटिश कॉलोनियल ले रहा था, देवर रूलर्स, ठीक है। तो वहाँ पर इतनी सख्त सजाएँ थी, वहाँ गैप था, वहाँ यानी गद्दी नशीन होता था कि जिसको बैठने का हक है उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता था कि गद्दी नशीन है, आएगा वो बाहर से बंदे को बिठा देगा, बाकी सब खड़े रहेंगे या नीचे बैठेंगे या दे विल नील बिफोर द ऑफिसर। उस वक्त DC या जो भी SP ज़िला होता था, सेशन जज होते थे, दे वर ऑल ऑफिसर्स फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर। अब
हमने क्या चेंज किया, हमने इस गैप को ख़त्म करने की कोशिश की। पुलिस का जो बुनियादी काम है ना, वो कंप्लेनेंट तक पहुंचना है। मुझे लगाने की ज़रूरत क्यों है, मेरे डीआईजी साहब को लगाने की ज़रूरत क्यों है, या सीसीपी साहब क्यों रेस डेली बेसिस पर केसेस को सुनते हैं? आप उनका ऑफिस विजिट करें, वो डेली बेसिस पर उनके हाई प्रोफाइल केसेस हैं, कंप्लेनेंट भी आते हैं, आईओ भी आता है, और जहाँ डिसाइड करना होता है उन्होंने अक्यूज़ को सुनने की ज़रूरत होती है, वो भी आते हैं। ओपन कोर्ट उनका भी लगता है। ओपन कोर्ट एक टर्मिनोलॉजी है, बल्कि ऑफिस अवेलेबल है, दिस ऑफिस इज़ फॉर द पब्लिक, ठीक है, कि वो आएँ अपने इशूज़ यहाँ पर बताएं। हाँ, टाइम में थोड़ा बहुत हो सकता है, किसी को थोड़ा सा लेट हो जाए। फॉर एग्जांपल, मैं आपके साथ इंटरव्यू में बैठा हूँ, अगर बाहर कोई आधे घंटे से वेट कर रहा है, तो उसे हमें इतना ये लिबर्टी ज़रूर देनी चाहिए। बट वी आर वेरी ओपन, हम पब्लिक को सुनते हैं, हमें पता चलता है इलाके में एक्शन भी क्या। फौरी होता है। एक्शन भी फौरी होता है, जितना सीनियर लेवल पे होगा उतना फौरी होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब उसमें ये है कि हम पब्लिक को सुनते हैं, हमें पता चलता है हमारे थानों में क्या हो रहा है, कहाँ पर करप्शन है, कहाँ पर अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी है, कहाँ पे अच्छा काम है। जहाँ पे अच्छा काम है वी रिवॉर्ड दें। इंस्टेंटली हम अपनी पुलिस को रिवॉर्ड करते हैं, अपनी फोर्स को रिवॉर्ड करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोवाइड अस विद फंड्स टू रिवॉर्ड आर फोर्स, ताकि वो मोटिवेट हो। जहाँ पर हमें लगता है कि गड़बड़ है, वी टेक डिपार्टमेंटल एक्शन अगेंस्ट देम। यहाँ दिस डोर इज़ ओपन टू एवरीबॉडी। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, देखिए, इंसाफ देना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। कुरान मजीद में आता है, मैं बार बार कोट करता हूँ, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़्सितीन, कि अल्लाह ताला इंसाफ देने वाले को पसंद करता है। सूरह अल माइदा में है ये। अब अगर तो आप इंसाफ देने में नाकाम है, तो यू शुड क्विट फ्रॉम पुलिस। पुलिसिंग इज़ अ लाइफस्टाइल एंड अ पैशन। पैशन क्या है कि मैंने गरीब को इंसाफ देना है, पैशन क्या है, मैंने डिजर्विंग को इंसाफ देना है। अमीर से अमीर आदमी, गरीब से गरीब आदमी, वो आपके पास आएगा इंसाफ लेने। गुंडे से बड़ा बदमाश, ठीक है, टॉप 10 जो टॉप 1 पे, वो भी आपके पास आएगा कि मुझे इंसाफ दे दो। और जिस पे वो जुल्म कर रहा है, वो भी आपके पास इंसाफ दे दो। तो अल्लाह ताला की ज़ात ऊपर इंसाफ देती है, नीचे पुलिस डिपार्टमेंट है जो फौरी इंसाफ देता है। यस, इंसाफ के अदर फोरम्स ये, बट दे टेक टाइम। इंस्टेंट रिलीफ आपको आपके थाने ने ही देना है, और थाने की बुनियादी जिम्मेदारी है कि उसके एरिया में ना कोई सोशल क्राइम ना हो, कोई प्रोस्टिट्यूशन डैन ना चले, कोई ड्रग्स का अड्डा ना हो, कोई गुंडा बदमाश ना हो, कंटुटा ना हो, ताकि वहाँ की इकानमी बूस्ट करे। जहाँ जस्टिस होगा वो कंट्री डेवलप करेंगे, जहाँ जस्टिस नहीं होगा कोलैप्स कर जाएंगे। लास्ट सवाल मेरा आपसे, सोशल क्राइम पे अभी आपने बात की। सोशल क्राइम के बारे में मशहूर है, अदालतों में भी ये चीज़ सामने आई है। सोशल क्राइम, प्रोस्टिट्यूशन हो जाए, जुए के अड्डे हो जाएं, या मंशियात, पुलिस की या थाने के किसी कॉन्वेंस ना के बगैर नहीं किसी, चल सकते। यस, सच है। यू आर वेरी राइट। मैं आपको बताऊं, ऑफिसर की रेपुटेशन उससे पहले मूव करती है। मैं कई जगह पे गया, तो मुझे जो पहले दिन लोग आए, उन्होंने कहा, सर आपकी ये चीज़ हमें पता है, यू आर वेरी हम्बल, यू आर अ गुड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ठीक है, आप पब्लिक के साथ अच्छा लाइजन रखते हैं, ये 3 आपकी मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो लाइक वाइज हमारा जो एक सब इंस्पेक्टर है या इंस्पेक्टर है जिसने एसओचओ लगना है, उसकी भी रेपुटेशन मूव करती है। वो ये रेपुटेशन मूव करती है कि जहाँ पर जाता है क्या प्रोस्टिट्यूशन बढ़ जाती है, जहाँ पे जाता है ड्रग्स बढ़ जाती हैं, या जहाँ पे जाता है वहाँ गुंडे बदमाश कंटुटे भाग जाते हैं। तो वी प्रेफर सच ऑफिसर्स जो अपनी रेट को इस्टेब्लिश करें, जो कंटुटों को, जो मंशात फरोशों को, जो प्रोस्टिट्यूशन डैन चलाने वालों को, जो दीगर और क्राइम्स हैं इस किस्म के, जो सोसाइटी में हमें लगता है कि नॉर्मल रूटीन है, ठीक है ना, हमें लगता है नॉर्मल रूटीन है, बट इट्स नॉट सो, ठीक है। तो वो जो इन चीज़ों पे कंट्रोल करता है, वी लाइक सच ऑफिसर्स। एसएचओ का काम ही रेट को इस्टेब्लिश करना है, रिलीफ कोई देना है। बाद में जब एफआईआर हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन वाले देखेंगे कि 10 बंदे हैं, 2 उसमें गुनहगार हैं, 8 बेगुनाह है, तो 8 को रिलीफ मिलेगा। बट एसएचओ ने एक दफ़ा अपनी स्ट्रिक्टनेस से स्टिक वाली पॉलिसी लेके चलनी है, नॉट द कैरेट। और इसी वजह से ये जो एक मशहूर होता है मीडिया के अंदर, कई क्राइम रिपोर्टर्स में ये बात मशहूर होती है कि थाना बिकता है, थाने का बहुत रेट है। यही वजह है कि उस एरिया के अंदर ये तो देखे ना, हमारे जो माशरे में बातें होती हैं ना, वो यही होती हैं कि अच्छा एसएचओ गया तो उन्होंने कहा टाइट कर देता सब लोग, उनको कोई कन टुटा तनु नज़र आ रहा है नहीं, उन अच्छा है, माहौल तक अच्छा है, कोई बदमाशी नहीं, ठीक है ना, तो मंशियात फरोश सारे भाग गए ने। ये होता है जब एक लूज करेक्टर का एसएचओ अगर लग जाता है, खुदा ना खास्ता, वो सारे जराइम वहाँ पे शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दूसरे इलाकों के जो इस किस्म के लोग हैं, नोटोरियस एलिमेंट, वो कहते हैं यार ये चंगा है, ये खेती चंगी है होना, ठीक है, इधर से कमाओ। तो एसएचओ चेंज होता है, दूसरा आता है, तो इसलिए वी शुड हैव गुड ऑफिसर्स एट ऑल रैंक्स। एसएचओ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंक इन पुलिस सिस्टम, ठीक है। बाकी हम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन फॉर दैट मैटर इन इन्वेस्टिगेशन विंग, हम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो अंडर सेक्शन 551 उन इख्तियारात को इस्तेमाल करते हैं। आवाम के लिए कोई आपका मैसेज? आवाम के लिए मेरा मैसेज हमेशा से ये रहा है कि आपके साथ जब भी कोई ऑफेंस हो, यू शुड रिपोर्ट इट। आप इस चीज़ से ना घबराएं कि मैं थाने जाऊंगा तो इतना टाइम लगेगा, आप रिपोर्ट कर दें, उसको 15 पे कॉल कर दें। अगर कोई ऑफेंस इस तरह से हो, किसी की तरफ ज्यादती हो, पुलिस की तरफ से यू कोई शुड ऑल्सो ज्यादती हो रिपोर्ट जाए, दैट, यू शुड ऑल्सो रिपोर्ट पुलिस दैट। को? अगर आपको नहीं, पुलिस को देखें, पुलिस के मल्टीपल फोरम्स है ना। मैं अगर किसी के साथ ज्यादती कर रहा हूँ, मैं कहीं पार्टी बन गया हूँ, खुदा ना खास्ता,
मुझे बनना नहीं चाहिए, आई शुड रिमेन इम्पार्शल, ठीक है, एंड डिसाइड द थिंग्स ऑन मेरिट। जब मैं मेरिट पे डिसीजन लेता हूँ तो एक पार्टी को, एक साइड को लगता है कि ही द एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर हैज़ अ टिल्ट टुवर्ड्स द अदर पार्टी, he can go to my DIG investigation. He's a separate entity with a separate staff. He can go to the CCP of Lahore. He can go to the IGP. He can file a writ against me in the High Court. आपके पास बहुत अच्छा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो रूल्स बने हुए कि मेरिट पे फैसले हों, उस पर मल्टीपल फोरम्स हैं, एंड स्पेसिफिकली पंजाब में मैं आपको बताऊँ, मैंने और डिस्ट्रिक्ट्स में भी सर्व किया है। आपने जो लाइन लिख दी वो हरफ आखिर है, इतनी अथॉरिटी है, बट वी हैव मल्टीपल चेक्स ओवर हेयर। हमारे सीनियर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर कि जो उनके अंडर कमांड है, दे आर डिसाइडिंग द केसेस ऑन मेरिट। दोस्तों, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन नवीद साहब से हमने तीफ़ी बट की गिरफ्तारी से पहले ये पॉडकास्ट किया। इस पॉडकास्ट में जो हमने इन्फॉर्मेशन दी, अगर उस पर आपकी कोई भी राय है तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें।